तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। अगर आपने इसका पार्ट 1 देख रखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट 51 मिनट और 20 सेकंड्स पे स्किप करके देखिए। वो बेड से उठता है और आईने में अपनी शक्ल देख के वो हैरान हो जाता है, बोलता है मेरी सेक्सी सी बॉडी चली गई और ये क्या, मैं ये मोटा थुलथुला सा आदमी बन गया हूँ, ये क्या हो रहा है। आई गेस चलो ट्राई करो। और वो उसकी मेड वो नाइफ फेंकती है और वो बिल्कुल बोर्ड से लग ही नहीं पाता, वो बोर्ड से टकरा के नीचे गिर जाता है और वो हंसते हुए कहता है तो मतलब तुम भी ऐसा कुछ है जो नहीं कर सकती। तो वो थोड़ी सी एम्बैरेस्ड हो जाती है। इस मानवा की शुरुआत में हमें एक वॉर का सीन दिखाया जा रहा है जिसमें ड्यूक एलियन अपनी आर्मी के साथ खड़ा होता है अपने देश को बचाने के लिए, और उसके सामने होती है अनडेड की एक बहुत ही बड़ी आर्मी जो कि उसकी आर्मी से लगभग दुगनी बड़ी होती है साइज में, जिसको देख के उसके आर्मी के लोग भी थर थर कांप रहे होते हैं। और उनको लीड कर रहा होता है एक डूरियान जो कि एक अनडेड नाइट होता है, और उसको ना हराने के लिए काफी ज्यादा हाई लेवल के नाइट्स चाहिए होते हैं, और वो भी गारंटी नहीं है कि वो उसे हरा पाएंगे या नहीं। वो सोच ही रहे होते हैं कि यार इन सबको हम कैसे हराएंगे। इतने में उसका एक सैनिक उसे सलाह देता है कि हमें ना सीज की तैयारी कर लेनी चाहिए, हम डायरेक्ट इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बट ड्यूक बोलता है कि नॉर्दर्न वॉल्स पहले ही गिर गई हैं, अब सीज की तैयारी करेंगे तो वो हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। और अगर इन्होंने वो भी तोड़ दी तो सिटी सारी तबाह हो जाएंगी, हमारी पूरी कंट्री तबाह हो जाएगी। वो ये सब सोच ही रहे होते हैं कि इतने में एंट्री होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट यूरेन रॉक्स की, जो कि साउदर्न मार्केस का बेटा, और उसे इस बैटलफील्ड में भेजा गया था। और वो बिना कुछ स्ट्रेटेजाइज करे अनडेड की आर्मी की तरफ चार्ज कर रहा होता है, और वो ड्यूरेन की तरफ एक अपना डैगर फेंक के मारता है उसकी आंख में, और वो ड्यूरेन बिल्कुल ही पिघलने लग जाता है, बिल्कुल वो गायब हो जाता है। और ये सीन देख के ड्यूक हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने नाइट्स मिलके नहीं हरा सकते, और ये अकेला बंदा अनडेड की आर्मी पे ऐसे चार्ज कर रहा है जैसे वो कुछ है ही नहीं, उनको बिल्कुल गायब कर दे रहा है अपने डैगर से। ये क्या कोई सेंट है जिसको गॉड्स ने हमारी मदद करने के लिए भेजा है असल में। पर अपना एमसी तो उन सबको फटाफट इसलिए मार रहा था ताकि वो जल्द से जल्द लेवल अप हो जाए और उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाए। वो तो इसी में खुश था, वो बोलता मैं तुम्हें थोड़ी मौका दूंगा लेवल अप करने का। तो एज यूजुअल जैसे कि हर मानवा की नई स्टोरीज में हो ही रहा है, इसमें भी राइटर हमें 6 महीने पीछे ले जाता है ताकि हमें स्टोरी समझा सके वो ढंग से। और फिर हम देखते हैं कि एक लड़का बेड से उठता है अपने सर पकड़ते और वो सोचता है यार मैं कहाँ पे हूँ, और अचानक से उसके सामने खूबसूरत सी लड़की जिसने अजीब से कपड़े और उसकी पतली सी कमर पे एक तलवार भी लटक रही होती है। वो उसको देख के कुछ पूछने ही वाला होता है पर वो वहां से चली जाती है, बोलते हो कि मैं अभी जल्दी से प्रीस्ट को बुला के लाती हूँ। वो सोच रहा होता है यार मैं कहाँ पे हूँ, मैं कोई सपना वपना तो नहीं देख रहा। वो बेड से उठता है और आईने में अपनी शक्ल देख के वो हैरान हो जाता है, बोलता है मेरी सेक्सी सी बॉडी चली गई और ये क्या, मैं ये मोटा थुलथुला सा आदमी बन गया हूँ, ये क्या हो रहा है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। मैं फिर सो जाता हूँ, शायद मैं उठ जाऊं। पर इतने में उसे पीछे से आवाज आती है यंग मास्टर, और उसके साथ में एक डरावना सा आदमी भी खड़ा होता है और वो कहता है तू हमारे परिवार के नाम पे एक धब्बा है, कलंक है, और तू आखिरकार उठ ही गया। इतने में वो प्रीस्ट उसको रोकते हुए कहता है कि रुको रुको, अभी तो यंग मास्टर उठे ही हैं, मेरे को पहले इन्हें चेक करने दो, अपनी पनिशमेंट तुम बाद में इन्हें देते रहे ना। वो थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहता है चलो ठीक है। प्रीस्ट फिर उसको चेक करता है और बोलता है अब तुम ठीक हो, तुम्हें कोई ज्यादा इंजरीज वगैरह भी नहीं है, ये बहुत बढ़िया बात है। इतने में वो आदमी चिल्ला पड़ता है ये बढ़िया बात है, कैसे बढ़िया बात है, अपनी होने वाली पत्नी को असॉल्ट करने की कोशिश करना, तू साले जानवर से भी ज्यादा बदतर है। 19 साल का हो गया है पर अभी तक भी तेरे में अक्ल वक्कल कुछ नहीं आई है, बड़ा हो जा। तेरा छोटा भाई देख उसको औरा तक यूज करना आ गया और तू किसी काम का नहीं है। अपना एमसी क्या पड़ता है माफी मांगने, पर किसके पास, तो वो डरावना सा आदमी चिल्ला के बोल पड़ता है तेरी फियांसे इलिया के पास जा और उसके सामने हाथ पैर जोड़, उससे माफी मांग, अगर उसने माफ कर दिया तो ठीक है, वरना तू सोच नहीं सकता तेरे साथ क्या हाल होगा। वो सोचता है इलिया, वो बोलता है ठीक है सर। वो घबरा के तो वो डरावना सा आदमी बोल पड़ता है तो कुछ भी हो, तूने हमारी रॉक्स फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया है यूरियन। तो वो सोचता है आई मैं यूरियन रॉक्स हूँ, तो इसका मतलब क्या तुम मार्क्यूस विलंगटन रॉक्स हो गया। इतने में उसके मुंह पे एक फटाक से थप्पड़ आता है। वो बोलता है तेरी इतनी हिम्मत कि अपने बाप को तू नाम से बुलाए बेहुदा आदमी।
और वो थप्पड़ खा के अपना एमसी बेहोश हो जाता है। और फिर वो जब वापस होश में आता है, वो बिल्कुल चिल्ला के उठता है और वो सोचता है यार ये क्या बकचोदी है, ये सच में कोई सपना वगना नहीं है, ये हकीकत है। इतने में उसकी वो मेड सी होती है वो आती है, वो बोलती है मास्टर आप जाग गए। तो वो बोलता है आर्यन, वो बोलती है हाँ बोलिए मास्टर। वो सोचता है यार ये तो सच में ही आर्यन है। तो वो उससे कुछ सवाल पूछने लगता है। वो बोलता है कि मैं यहाँ इसलिए पढ़ा हूँ, क्या इलिया ने मेरे को मारा था? वो बोलती है हाँ इतना ही नहीं, तुमने इलिया पे अटैक करने की कोशिश करी थी जब तुम इस कमरे में थे, और इसलिए इलिया ने तुम्हें तब तक मारा जब तक तुम बेहोश नहीं हो गए। वो सोचता है यार ये क्या बकचोदी है, मैं तो उस वेब नोवेल में आ गया जो कि मैं लिख रहा था। और इतना भी नहीं, मैं तो यूरियन रॉक्स की बॉडी में हूँ, जो कि एक विलन है, जो कि बिल्कुल ही एक स्कम बैग है, जो अपनी फैमिली के नाम पे जीता है। उसके पास कोई स्किल टैलेंट वगैरह नहीं है, इसलिए जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो उसकी फियांसे को भी हड़प लेता है। और इसी गुस्से में ये कैरेक्टर उस पर अटैक करता है और बुरी तरीके से मारा जाता है। यार ये मैं कहाँ फंस गया। फिर वो सोचता है यार जो भी हो, अभी भी मेरे पास मौका है। प्रोटैगनिस्ट को अभी तक अपने सारे आइटम्स वगैरह भी नहीं मिले होंगे, मेरे पास यही मौका है। और वो सोच के अपने बेड से उठने की कोशिश करता है, पर वो इतना मोटा होता है वो उठ ही नहीं पाता, बिल्कुल वो गिरने लगता है। उसकी मेड आके उसे संभालती है। वो पूछती है मास्टर आप ठीक तो हो? तो वो उसकी तरफ देखता है और उसके सामने ना स्टेटस की स्क्रीन आ जाती है उसके, जिसमें उसकी डिटेल्स वगैरह लिखी होती है कि वो आर्यन है, उसके पास क्या स्किल है। और उसकी नजर जाती है अफेक्शन लेवल पे। वो सोचता है यार ये सारा कोई डेटिंग सिम वगैरह है क्या, जो अफेक्शन लेवल भी लिखा हुआ है जिसपे 0 लिखा हुआ है? ऐसा इसलिए तो नहीं कि मैं काफी ज्यादा डेटिंग सिम वगैरह खेलता था। वो इतना सोचता ही है कि उसकी नजर आईने में चली जाती है और वो खुद का भी स्टेटस विंडो फिर देख पा रहा होता है। उसमें उसको एक स्पेशल स्किल हेवनली वेनम आर्ट्स दिखती है, जो कि लॉक्ड होती है। वो सोचता है यार ये तो वही लेजेंडरी स्किल है जिसकी मदद से मैंने काफी ज्यादा अपने करेक्टर को ओवर पावर करा था, और ये स्किल अगर मेरे पास है तो यार यही मेरा टिकट टू सर्वाइवल होगा इस वर्ल्ड में। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसके फादर उसकी मेड से पूछ रहे होते हैं कि अब वो कैसा है, ठीक है ना? तो उसकी मेड बोलती है मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है, वो उसका बर्ताव भी अजीब सा है, और जब उसने उठने की कोशिश करी थी ना तो वो अचानक से गिरने को लग गया था। तो उसके फादर बोलते हैं यार प्रीस्ट ने तो बताया था कि वो ठीक ठाक है, उसके घाव भी ज्यादा गहरे नहीं है, और तुम्हें नहीं लगा कि वो कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है? तो मेड बोलती है हाँ लगा तो सही। तो उसके फादर बोलते हैं ये देखो कितना अजीब सा है, वो इलिया से एक बार में तुरंत माफी मांगने को भी तैयार हो गया, वो ऐसा तो नहीं था। देखना कल के कल वो बोलेगा कि मैं इलिया से रिवेंज लूंगा, मैं उससे बदला लूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। तो उसकी मेड कह पड़ती है नहीं मेरे को नहीं लगता है ऐसा। तो उसके फादर हंसने लगते हैं, अरे मैं उसका बाप हो गया, उस पर सारी उम्मीदें खो चुका हूँ और तुम उस पर उम्मीद रख रहे हो कि मेरे को तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। उसकी मेड अपने मन में सोचती है कि ये बताना बड़ा मुश्किल है, पर मेरे को यंग मास्टर में काफी चेंजेस लग रहे हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वो मेड जो होती है ना वो बिल्कुल हैरान हो जाती है, क्योंकि अपना प्रोटैगनिस्ट उसे ट्रेनिंग हॉल का रास्ता पूछता है। वो सच पूछते हैं कि आप सच में ट्रेनिंग व्रेनिंग करना चाह रहे हो, जो मेरे से पूछ रहे हो? तो बोलता है हाँ हाँ मैं थोड़ा पतला पतला होना चाह रहा हूँ यार, काफी तुलतुल हो गया, मोटा गेंडा हो गया हूँ मैं, पतला होना यार, मेरे को दिखाओ ट्रेनिंग हॉल का रास्ता। फिर वो ट्रेनिंग हॉल के रास्ते उसे ले जाने लगती है, पर वो उसको देखता है कि यहाँ के मेंशन गार्डन वगैरह तो साले हमारे यहाँ के स्टेडियम से भी इतने बड़े बड़े हैं कि मैं वहाँ जाते जाते मेरी सांस फूलने लगी है। और रास्ते में जाते जाते उसे जितने भी सर्वेंट मेड्स वगैरह दिखे ना, उसने उसके एफिनिटी लेवल देखा और सबके -50 -70 नेगेटिव में थे। वो बोलता है यार यहाँ तो सब मेरे से नफरत करते हैं, पर ये भी अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि ये कैरेक्टर तो विलन ही था। और फिर वो जब ट्रेनिंग हॉल में पहुंचते हैं तो वहां पे उन्हें सबसे पहले एक बंदा दिखता है जिसका नाम होता है रेका ओलियन, जो कि एक नाइट होता है इस फैमिली का। वो यंग मास्टर को देख के उसका एफिनिटी लेवल ना -90 में होता है और उसकी इंटेंशंस बिल्कुल उसको मार देने वाली होती है। उसको देख के वो डर जाता है और वो बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोलता है मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ और क्या करूंगा एज ए नाइट। तो वो अपनी मेड के कान में धीरे से फुसफुसा के पूछता है कि हम दोनों के बीच में कुछ हुआ था क्या, ये मेरे से इतना गुस्सा लग रहा है। तो वो बोलते हैं तुम भूल कैसे गए यंग मास्टर, आपको याद नहीं? ये वही नाइट है जिसको मार के उसने ऑर्डर दिया था आपको ट्रेन करने के लिए, पर आप ट्रेनिंग करना नहीं चाहते, तो आपने अपनी तलवार से इसकी नाक के पास ये जो स्कार सा देख रहे हो आपने ही तो करा था और जोर जोर से हंस रहे थे उस वक्त। इसके बाद मार्क्यूस ने आप पे गिव अप ही कर दिया था आपको ट्रेन करने के लिए।
तो वो सोचता है यार ये यूरिन कितना ही ज्यादा चूतिया आदमी था, और फिर वो अपनी मेड को बोलते हैं चलो यहाँ से भागते हैं। वो बोलते हैं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि चलो यहाँ से वापस चलते हैं। फिर वो एरिन से पूछता है कि यहाँ पे क्या कोई और ट्रेनिंग हॉल नहीं है कि जो कि खाली हो और वहाँ कोई ना हो। तो वो बताती है कि एक फोर्ट ट्रेनिंग हॉल तो है, पर उसकी फैसिलिटीज इतनी बढ़िया भी नहीं है और वो यहाँ से काफी दूर है। वो बोलता है परफेक्ट है वो जगह, वहीं चलते हैं। तो वो कहती है ठीक चलो मास्टर वहीं चलते हैं। और वहाँ पे वो पहुंच के देखता है कि वहाँ पे एक टेबल पे अलग अलग से वेपन्स वगैरह रखे होते हैं। तो वो नाइफ को देख के बोलता है यार अगर मैं नाइफ को थ्रो करूं तो हो सकता है कि सिचुआन टैंग क्लैन की जो स्पेशल टेक्निक है वो एक्टिवेट हो जाए। तो वही सोच के वो नाइफ उठाता है और वो टारगेट की तरफ निशाना लगाता है, पर वो साला टारगेट तक पहुंच भी नहीं पाता, उससे पहले ही गिर जाता है। और वो थोड़ा सा शर्मिंदा होकर अपने मेड को कहता है यार मैं तो ये सिर्फ मजाक के लिए कर रहा था, अभी मैं थोड़ा मोटा हो गया तो मैं इधर उधर भाग के रनिंग करके अपना पहला वेट कम करूं, यही मेरी पहली ट्रेनिंग होनी चाहिए, अपना स्टेमिना वगैरह बढ़ाता हूं मैं। और ये बात सुन के ना उसके फादर भी हैरान हो जाते हैं कि वो आदमी आलसी आदमी साला ट्रेनिंग कर रहा है, यार ये तो अजीब बात है। और ऐसे ही देखते देखते 3 हफ्ते बीत जाते हैं और उसके फादर देखते हैं यार इसने सच में अच्छी खासी ट्रेनिंग करी है और इसने एक भी दिन स्किप नहीं करा, और देखो कितना अच्छा खासा इसने वेट भी लॉस कर लिया है। और अगर ध्यान से देखो तो यार अब ये हैंडसम भी हो गया, आखिरकार ये मेरा गुण है, हैंडसम तो होना ही था यार पतला होने के बाद इसे। और फिर हम देखते हैं कि अपना एमसी आईने में खुद को देख रहा होता है। वो बोलता है यार इतनी एक्सरसाइज करने के बाद मेरा वजन तो काफी हल्का हो गया है और मैंने काफी वेट लॉस भी कर लिया है, पर फिर भी यार मैं वो टैंक क्लैन की टेक्निक अनलॉक नहीं कर पाया। वो सोचता है मैं अपनी ट्रेनिंग ऐसे ही 1 महीना और देखूंगा, अगर नहीं हो पाया ना तो प्रोटैगनिस्ट जो फेथफुल एनकाउंटर होने वाले हैं उसे जैसे वो ताकतवर बनने वाला है वो सारी चीजें मैं हड़प लूंगा। इतने में उसकी मेड आ जाती है, बोलती है मास्टर आपका डिनर तैयार है। और वो डिनर में उस चिकन सूप को देख के बोलता है यार तुम फिर से यही बकवास सा चिकन सूप ले आई। तो वो गुस्सा होकर पूछती है क्या तुम नाइट बनना चाहते हो या फिर ऐसे ही वेट लूज करना चाह रहे हो। तो वो कहता है मैं नाइट बनना चाहता हूँ। तो वो बोलती है उसकी मेड आपके जो फादर है ऑलमाइटी फादर, वो भी अपनी ट्रेनिंग के बाद ये सूप पीते हैं, काफी न्यूट्रिशन है और आप ये नहीं पीना चाह रहे। तो वो उसका गुस्सा देख के थोड़ा सा डर जाता है और वो सोचता है यार मन मन में ये साला बुढ़ा क्या क्या पुरानी तकनीक यूज करता रहता है। फिर वो मन मार के वो सूप पी रहा होता है कि अचानक से उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि तुमने पॉइजन पी लिया है और तुम्हारी जो वो टैंक क्लैन की टेक्निक है सीक्रेट वो भी अनलॉक हो चुकी है। तो वो नोटिफिकेशन पढ़ के बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। फिर इतने में हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उसके फादर अपने रूम में खड़े होकर नीचे खिड़की से झांक के उसको देख रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं यार सही में मेरा बेटा कितना हैंडसम लग रहा है उसका वजन गिरने के बाद। इतने में दरवाजे में नॉक होता है तो उसकी दूसरी जो पत्नी है जिसका नाम होता है कानिया, वो चाय लेके एंटर करती है। वो अपने पति को रिझाते हुए उससे गले लगते हुए प्यार से बोलती है कि आपने मेरे से वादा करा था कि आप हमारे बेटे कॉलिन को सक्सेसर बनाओगे, तो उसका क्या हुआ। तो वो बोलता है हाँ हाँ मैं बनाऊंगा उसे, पर अभी हमारा जो बड़ा बेटा यूरेन है वो काफी बदलाव दिखा रहा है अच्छे खासे, और मार्क्यूस के हाउस का पहला रूल है कि उनका बड़ा बेटा सक्सेसर बनता है। फिलहाल उसकी ट्रेनिंग को सिर्फ 3 हफ्ते ही हुए हैं तो मैं थोड़ा और उस पर नजर रखूंगा, अगर वो पहले जैसे अपने आलसी तरीकों पे वापस आ गया तो मैं हमारे बेटे कॉलिन को ही सक्सेसर बना दूंगा। तो वो कहती है ठीक है अभी मैं बेडरूम में जा रही हूँ तो आप भी अपना काम फटाफट करके बेडरूम में आ जाना। और वो दरवाजा बंद करते ही गुस्से से चिल्लाती है यूरेल तुम जरा रुको और देखो मैं क्या करती हूँ। इन सब बातों से अनजान अपना प्रोटैगनिस्ट तो अपनी स्किल्स वगैरह चेक कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मतलब सिचुआन फैमिली की वो जो स्पेशल टेक्निक अनलॉक करने के लिए मेरे को पॉइजन खाना था क्या, ये मेरे को पहले ही बता देते बैंड मैं पहले ही खा लेता, मैं इतनी टेंशन वेंशन ली इतनी तकलीफें सहन करी। और वो ये सोच ही रहा होता है कि ये भी सोचता है यार इस चिकन में मतलब किसी ने पॉइजन मिलाया है, पर यूरिन पॉइजन खा के तो मरा नहीं था मेन स्टोरी के हिसाब से। इतने में उसकी मेड कह पड़ती है क्या कोई दिक्कत विक्कत है क्या चिकन सूप में जो आप खा नहीं रहे यंग मास्टर। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं अभी अभी ये सारा कंप्लीट करता हूँ। और वो सोच रहा होता है यार ये तो वही टाइम था ना जब सेकंड सन कॉलिन को सक्सेसर अनाउंस कर देना चाहिए था, पर अभी तक ऐसा भी नहीं हुआ। कि टाइम का फ्लो इसलिए तो चेंज नहीं हो गया कि मैंने ट्रेनिंग वगैरह शुरू कर दी है और इसी वजह से उस साइड के जो लोग हैं वो मेरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं।
चिकन सूप खाते खाते ना अपने प्रोटैगनिस्ट को एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि वीक पैरालिसिस पॉइजन की जो भी उसकी स्किल है वो अनलॉक हो चुकी है। और वो आर्यन को कहता है देखो यार मैंने अपना चिकन सूप फिनिश कर लिया, अपनी आंखों में आंसू दिखा के कहता है देखो कितनी खुशी के आंसू आ रहे हैं। वो थोड़ा सा अजीब सा महसूस करती है उसकी मेड आर्यन। और फिर वो आर्यन को कहता है कि अभी मैं ना थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, हम कल मिलेंगे तो क्या तुम मेरे को थोड़े टाइम के लिए अकेला छोड़ सकती हो। वो कहती है ठीक है यंग मास्टर, हम आपसे कल ही मिलते हैं। फिर उसकी मेड के जाने के बाद वो आईने की तरफ देखता है और वो चिल्लाता है सिचुआन फैमिली टेक्निक शो योरसेल्फ। और उसके आगे उसकी सारी स्टेटस वगैरह डिस्प्ले आ जाता है जिसमें वो देखता है उसकी स्किल्स वगैरह कौन कौन सी अनलॉक्ड है। और वो चेक करता है कि ये लेवल 30 तक जाती है और मेरी सिर्फ अभी लेवल 1 की अनलॉक है और बाकी सारी लॉक्ड है। और इसको भी यूज करने के लिए उसको ना इनर एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि सिचुआन फैमिली टेक्निक यूज करने के लिए इनर एनर्जी की काफी ज्यादा जरूरत होती है। वो सोचता है मैं वैसी ही ऐसी फैमिली में बोर्न हुआ जिसमें मार्शल आर्ट्स वगैरह हैं तो इनर एनर्जी तो फटाफट आ जाएगी। तो वो सिलेक्ट करता है उनमें से 10,000 वेनम डिवाइन एनर्जी। और इसके बाद वो अपने कपड़े उतारता है और वो अपनी इनर एनर्जी को मैनिफेस्ट करना चालू कर देता है। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है और वो सोचता है मतलब मुरिम की जितनी भी नॉवेल्स वगैरह थी उसमें झूठ नहीं लिखा हुआ था कि रात भर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और सुबह मैं उठा हूँ मेरे को बिल्कुल रिलैक्स महसूस हो रहा है और मैं अपनी इनर एनर्जी सर्कुलेट कर पा रहा हूँ और बाहर भी देख पा रहा हूँ कि कितनी चिड़िया वगैरह हैं, उनकी क्यू को सर्च करके। और अब मेरे को मिरर की भी जरूरत नहीं है अपनी स्टेटस विंडो को देखने के लिए। इतने में उसको ना एक फेमिलियर एनर्जी महसूस होती है बाहर गेट पे। तो उसकी मेड एंटर करती है और वो देखती है बेडिंग को देख के कि यंग मास्टर क्या आप रात भर सोए नहीं। तो वो थोड़ा सा बौखला के ही कहता है कि नहीं नहीं यार मैं अभी उठा हूं और मैंने इन सबको पहले ही सेट वेट करके रख दिया है, तो चलो अभी मेरी ट्रेनिंग का टाइम हो रहा है जल्दी से चलते हैं। वो कहता है यंग मास्टर रुको रुको, मैं पहले आपके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, आप वो ब्रेकफास्ट खाओ फिर वो चलते हैं। और फिर वो उसके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह लाती है और इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में होते हैं और वहां पे वही वो नाइफ सा उठाता है और उसको वो एम बोर्ड की तरफ थ्रो करने लगता है कि वो देखता है जैसे कि एफपीएस गेम्स में होता है ना वो क्रॉस हेयर, तो वो आने लगता है जिसकी वजह से वो टारगेट पे मारना उसके लिए काफी इजी हो जाता है। और वो एम करके फटाक से वो नाइफ थ्रो करता है टारगेट पे, जो बिल्कुल ही उसके टारगेट के सेंटर पे लगता है, जिसको देख के उसकी मेड भी हैरान हो जाती है कि ये क्या हुआ, यंग मास्टर इतना जल्दी आसानी से कैसे बिल्कुल सही टारगेट पे मार पाए। एरिन फिर हैरानी से यंग मास्टर से पूछती है कि ये आपने कैसे करा। तो वो रिप्लाई में अपना प्रोटैगनिस्ट कहता है मेरे को भी नहीं पता ये कैसा हुआ, लगता है जो पिछले महीने से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ ये उसका रिजल्ट है। तो वो बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो बोलता है चलो मैं एक और बार ट्राई करता हूँ। और वो नाइफ उठाता है और फिर से वो टारगेट की तरफ फेंकता है और इस बार तो टारगेट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि उसने इस बार थोड़ी सी अपनी लोअर एब्डोमेन से इनर एनर्जी निकाल के फेंका होता है। ये देख के तो वो हैरान हो जाती है कि यंग मास्टर ये टारगेट कैसे डिस्ट्रॉय हो गया। वो फिर उससे पूछता है क्या तुम्हें मेरे में कोई चेंजेस लगे हैं पिछले महीने से अब तक। तो वो थोड़ा सा कहती है हाँ आपने वो जो सूप वगैरह पिया है चिकन सूप उसकी वजह से आपका वेट वगैरह तो कम हो गया है, पर आज मैं जब आपको देख रही हूँ तो मेरे को आप में थोड़े और ज्यादा चेंजेस लग रहे हैं। तो वो कहता है कि इसकी इंट्यूशन तो काफी अच्छी है, इसको मेरी इनर एनर्जी भी महसूस होने लगी क्या। फिर वो कहता है कि चलो थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं और वो नाइफ उठाता है और लगातार टारगेट पे टारगेट मारने लगता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे लग रहे होते हैं वो टारगेट के। तो फिर ना वो एक थोड़ी सी अलग टेक्निक यूज करता है और वो जो नाइफ बिल्कुल सेंटर में लगा होता है उसी पे एक और नाइफ दे के मारता है जो बिल्कुल उससे अटैच हो जाता है। तो उसकी मेट देख के हैरान हो जाती है, बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है। वो बोलते है यंग मास्टर मैं भी एक बार ट्राई करूँ क्या। तो वो कहता है बी माई गेस्ट, चलो ट्राई करो। और वो उसकी मेड वो नाइफ फेंकती है और वो बिल्कुल बोर्ड से लग ही नहीं पाता, वो बोर्ड से टकरा के नीचे गिर जाता है। और वो हंसते हुए कहता है तो मतलब तुम भी ऐसा कुछ है जो नहीं कर सकती। तो वो थोड़ी सी एम्बैरेस्ड हो जाती है। इतने में अपने प्रोटैगनिस्ट को कुछ याद आता है और वो अपने स्टेटस विंडो खोल के उसको चेक करता है। उसमें देखता है कि उसकी एक और नई स्किल अनलॉक हो गई है जिसमें वो कोई भी वेपन फेंक सकता है और काफी तेजी से और ताकत के साथ फेंक सकता है। तो वो बोलता है अच्छा मतलब कोई भी वेपन ऐसे मैं फेंक सकता हूँ, तो चलो वो ट्राई करते हैं। और वो अपनी मेड को बोलता है थोड़ा सा साइड हटो और वो एक ब्रोकन स्वॉर्ड उठाता है और बिल्कुल निशाना लगा के अपनी इनर एनर्जी डायंटेना से लेके बोर्ड की तरफ एम करके फेंकता है और बिल्कुल बोर्ड भी टूट जाता है। उसकी मेड ये देख के हैरान हो जाती है, बोलती है यंग मास्टर ये क्या था, ये कैसे हो सकता है। वो बोलता है ये सब मेरी प्रैक्टिस का नतीजा है। वो बोलते हैं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता।
फिर अपना प्रोटैगनिस्ट कहता है कि एरिन, मैं जानता हूँ तुम मेरी हर बात जाके फादर को रिपोर्ट करती हो, पर ये वाली जो मेरी नई टेक्निक्स है ना, अभी फादर को मत बताओ, क्योंकि मैं अभी कुछ और टेक्निक्स प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, और जब ये सब हो जाएगा तो मैं खुद जाके उस अपने फादर को सब ये बात बता दूंगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरा ये बात का ख्याल रखना। तो वो भी कहती है ठीक है यंग मास्टर, मैं ध्यान रखूंगी। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ड्यूक के कुछ वर्कर्स वगैरह होंगे, आपस में बाय बाय करके घर जा रहे होते हैं। उनमें से एक वर्कर होता है पेरू, जिसकी स्टेटस विंडो अपना एमसी खोल के देखता है, जिसकी ट्रेट होती है कि वो फूड को पॉइजन वगैरह कर सकता है। तो वो कहता है तो साला यही वो बंदा है जिसने मेरे फूड को पॉइजन करा होगा। तो फिर अपना एमसी अपनी स्किल यूज करता है, उसमें वो एक एरो सा लाता है और वो एरो ना उसके पेट में दे मारता है, जो कि उसकी स्किल होती है पैरालिटिक पॉइजन, जिसकी वजह से वो बंदा पैरालाइज हो जाता है, बिल्कुल हिल विल नहीं पाता, बेहोश हो जाता है। वो जाके उसके पेट में लगता है और वो गिर जाता है नीचे से धड़ाम। तो अपना एमसी जाता है, उसको उठाता है और उसको नीचे ले जाके बेसमेंट में फेंक के दे मारता है। उसके आगे ना स्टेटस विंडो में उसके टाइमर भी लगा होता है कि कितनी देर तक ये पॉइजन रहेगा, जिसमें 1 घंटा होता है। और वहां पे जब उसकी आंखें खुलने वाली होती हैं बेसमेंट में, तो अपना एमसी बोलता है उसको घुर्रा के, तू तो जानता ही होगा ना मैं कौन हूं, है ना, तो जो जो मैं पूछूं सीधा सा उसका जवाब दे दे, अगर तू जिंदा रहना चाहता है, वरना तेरे साथ क्या होगा वो मैं भी नहीं जानता। फिर अपना प्रोटैगनिस्ट कहता है कि पैरू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल है, अगर उसका जवाब हाँ में हो तो अपनी आंख एक बार ब्लिंक करना, और अगर ना में हो तो 2 बार, समझ गया ना। तो वो ब्लिंक करके कहता है हाँ हाँ। तो फिर वो पूछता है चलो मैं तुमसे पहला सवाल पूछता हूँ कि जो जिसने मेरा सूप पॉइजन करा था वो तुम ही हो ना। तो पैरू जवाब में एक बार ब्लिंक करता है और कहता है हाँ हाँ। फिर वो पूछता है कि जिसने तुम्हें मेरा फूड पॉइजन करने को कहा था वो मार्चिनियस कीना है ना। तो वो 2 बार ब्लिंक करता है और कहता है नहीं नहीं वो नहीं है। तो एमसी चिल्ला के कहता है क्या वो नहीं है, और वो अपनी जेब से एक डैगर निकालता है, बोलता है सच सच बता, वरना ये जो डैगर है ना बिल्कुल तेरा गला चीरते हुए निकल जाएगा और पता नहीं चलेगा। मैं वापस पूछ रहा हूँ तेरे को, जिसने मेरे को पॉइजन करने के लिए कहा था वो मैडम कीना है ना। तो वो फिर से ब्लिंक करता है, बोलता है नहीं है नहीं है। तो एमसी सोचता है यार इसको देख के लग तो नहीं रहा कि ये झूठ बोल रहा होगा, चलो जो भी है इसका तो मैं बाद में पता लगाऊंगा। और वो अपनी जेब से एक पॉइजन सा निकालता है और वो उसके मुंह में ठूस देता है, बोलता है कि ये एक पैरालिटिक पॉइजन है। फिर वो आगे कहता है अगर तुमने 1 महीने के अंदर इस पॉइजन का एंटीडोट नहीं लिया ना तो साले तू टपक जाएगा, तेरे जो इंटरनल ऑर्गन्स अंदर से सारे बिल्कुल पिघल जाएंगे। फिर अपना एमसी उसके सर पे हाथ रख के उसकी पैरालिटिक पॉइजन की जो स्किल होता है उस पर से हटाता है उसके, ताकि वो मूव वगैरह कर सकते और उसके सारे जवाब दे सके। तो फिर अपना एमसी पूछता है चलो मेरे को अब बता कि किसने कहा था कि मेरा फूड पॉइजन करने के लिए। तो वो बताता है कि मेरे को नाइट कैप्टन कैरोक्स ने ये काम करने के लिए कहा था। तो एमसी कहता है कैरोक्स। तो वो आगे बताता है कि कैरोक्स ने मेरे को ऑर्डर करा था कि तुम्हारी बॉडी को देख के ऐसा लगना चाहिए कि तुम किसी बीमारी की वजह से 1 साल के अंदर मर गए हो। तो एमसी सोचता है यार कैरोक्स तो काइना का ही बड़ा भाई है, तो मेरा अंदाजा बिल्कुल गलत ही नहीं था, साले एक ही फैमिली के छट्टे बट्टे हैं दोनों के दोनों। फिर एमसी ना उसे एक पॉइजन की लिस्ट देता है, बोलता है इनको जाके प्रोक्योर करो ब्लैक मार्केट से, कैरोक्स से तुम पैसे ले लेना। तो वो कहता है इस पॉइजन का आप करोगे क्या? वो बोलता है चिल्ला के क्या मैंने तुम्हें सवाल पूछने का आदेश दिया गया? तो पैरू डरते हुए कहता है ठीक है मैं जो तुम कहोगे वो कर लूंगा। तो फिर एमसी उसको लास्ट में एक आदेश और देता है कि अब से मेरा सूप वो जो तुमने हयांग हर भरी थी ना पहले मेरे सूप में उससे भरपूर मिलना चाहिए। तो वो हैरान होकर पूछता है क्या? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमसी अपने कमरे में आके खुशी से चिल्ला रहा होता है कि यार ये मार्शल आर्ट्स तो बहुत बढ़िया चीज़ है, मैंने तो सिर्फ उसे साले को सूखी पत्तियां खिला दी थी पैरालिटिक पॉइजन के नाम पे, और फिर भी वो डर गया। और फिर वो आगे सोचता है कि मेरे को सिचुआन टैंक की वो जो मार्शल आर्ट टेक्निक है फटाफट सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आगे काफ़ी खतरनाक चीज़ें होने वाली है। और फिर हम देखते हैं कि पैरू उसके पास पॉइजन्स वगैरह ले आता है जो उसने मंगवाए होते हैं, और वो उनका नाम एक एक करके एमसी बताने लगता है, ये हयांग हर्ब है, ये यूकोपारा है और वुडन लीफ। वो पैरू सुन के हैरान हो जाता है कि मास्टर आपको ये सब कैसे पता? वो तो यार स्टेटस विंडो से अपना एमसी देख ही पा रहा था, ये कोई बड़ी बात नहीं थी उसके लिए। और फिर वो पैरू को कहता है कि हयांग हर भी काफी थी मेरे को मारने के लिए, तू इतनी सारी पॉइजन किस लिए लेके घूम रहा था? तो फिर पैरू बताता है कि हयांग हर्ब से ना काफी ज्यादा टाइम लगता है, अगर उसकी किसी ने रेजिस्टेंस भी बना ली ना तो फिर बहुत ज्यादा देर लग जाएगी किसी को मरने के लिए, इसीलिए यकोपारा को उसके साथ मिक्स करके देना पड़ता है जिससे पॉइजन का असर इंक्रीज हो। तो वो कहता है तो दूसरे शब्दों में अगर हम सारे पॉइजन मिलाए तो वो और ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो तुम्हें ये सब कैसे पता? तो वो बताता है जब मैं 8 साल का था ना तो मेरे को लिंग्विटन फैमिली में बेच दिया गया था, जहाँ पे एक पॉइजन मास्टर ने मेरे को ये सारी ट्रेनिंग दी थी। तो वो पूछता है कि और भी कोई है क्या तुम्हारे अलावा
लिंग्विटिन फैमिली में? तो बताता है पहले तो वहाँ 20 बच्चे थे पर वहाँ सब मर गए, सिर्फ अकेला मैं ही वहाँ बच पाया। फिर अपना प्रोटैगनिस्ट पेरू को कहता है कि चलो तुम यहाँ से जा सकते हो, और उसके जाने के बाद अपना प्रोटैगनिस्ट एक एक करके सारे पॉइजन्स खाने लगता है, जिसके बाद उसको तड़ातड़ नोटिफिकेशन आने लगती है कि तुमने पॉइजन खा लिया है, तुम्हारी बॉडी में जहरीला पदार्थ घुस गया है, ये सब नोटिफिकेशन आने लगती है। और उसके बाद अपना एमसी बिल्कुल मेडिटेट करने के लिए बैठ जाता है और वो सारी अपनी एनर्जी इकट्ठा करके अब बिल्कुल पॉइजन को नलीफाई करने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही सुबह हो जाती है और उसकी मेड आके उसे देखती है और उसकी बॉडी को देख के हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो गया एक ही रात के अंदर। एरिन फिर पूछते हैं यंग मास्टर यहाँ पे ये क्या चल रहा है, और फिर अचानक से उसकी नाक में एक बड़ी गंदी सी दुर्गंध आती है और वो बोलती है यहाँ क्या चल रहा है, ये कैसी बदबू आ रही है। तो वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है पर पहले मन मन में सोचता है ना एमसी, तो मतलब ये सच था कि जैसे ही मेरी इनर एनर्जी बढ़ेगी और मेरे मार्शल आर्ट्स के लेवल अप होंगे वैसे ही मेरी बॉडी जो है वो वेस्ट को एक्सपेल करती है। तो मतलब जो नॉवेल्स में पढ़ा हुआ था वो सच ही है आजकल। तो वो बोलता है मैं जाके खिड़की खोलता हूँ, तो वो एरन बोल पड़ती है नहीं नहीं जाके नहाओ नहाओ जल्दी से बाथरूम में जाओ। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों कहीं चल के जा रहे होते हैं, पर अपना एमसी तो अपनी सोच में ही मगन होता है क्योंकि उसने सोरेंग फुटवर्क करके टेक्निक होती है टैंक क्लैन की, वो सीख ली होती है और वो उसी के फुटवर्क की प्रैक्टिस कर रहा होता है इधर उधर नाच के आगे बढ़ के। तो एरन पूछते हैं यंग मास्टर कि आपने पीवी तो नहीं ली जो ऐसे शराबियों की तरह चल रहे हो? तो वो होता है अरे यार तुम मेरी चिंता मत करो, चलो चलो हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ चलते हैं। तो वो पूछती है कि यंग मास्टर सही भी रहेगा कि आप फर्स्ट ट्रेनिंग हॉल में जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नाइट ट्रेनिंग कर रहे हैं काफ़ी सारे। तो वो बोलता है कोई बात नहीं यार ठीक ठीक है, मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि नाइट्स वगैरह ट्रेन कैसे करते हैं, तुम मेरी चिंता ज़्यादा मत करो। फर्स्ट ट्रेनिंग ग्राउंड में नाइट्स अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कि वो उनको आके देखते हुए वो नाइट्स उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं ये तो वो बटलर नहीं है जो यंग मास्टर के यहाँ पे लगी हुई है। और फिर वो पीछे जब उसको देखते हैं वो देख के हैरान हो जाते हैं, वो बोलते हैं मार्क्यूस हाउस में इतना सुंदर भी कोई लड़का वड़का था क्या? अरे फिर दूसरा नाइट बोल पड़ता है कि मैंने सुना था कि वो यंग मास्टर ने अपना वजन घटा लिया है ट्रेनिंग के बाद। वो बोलता है मेरे को तो लगा था ये सिर्फ बकवास वगैरह है पर ये तो सच है यार। और वो आपस में फुसफुसा के बातें कर रहे होते हैं कि ये वही इनफेमस यंग मास्टर है ना, ये इतना पतला कैसे हो गया, पहले तो ये सुअर जैसा दिखता था अब तो कितना सुंदर दिख रहा है, कोई इसने जादू वादू तो नहीं करा। वो सोच रहा होता है एमसी साले बेवकूफ लोगो, मैं तुम्हारी बात सुन पा रहा हूँ मेरी इनर एनर्जी की वजह से, और तुम मेरे बारे में ये बकचोदी कर रहे हो। कि इतने में ना उसकी मेड उसकी एक नाइट की तरफ इशारा करते हुए उसको बताती है कि यंग मास्टर देखो ये नाइट कितने बढ़िया से स्वॉर्ड की ट्रेनिंग कर रहा है और इसका पोस्चर भी अच्छा है, ये जल्दी जूनियर नाइट बन जाएगा। तो उसको देख के एमसी को याद आ जाता है कि ये तो किराड है जो कि मेन कैरेक्टर का एलाय होता है, मेरे को इसके साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ये मेरे लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। इतने में एमसी को कुछ सोचता है और उसको याद आता है कि वो तीनों नाइट्स की तरफ देखता है, उन सबका एफिनिटी लेवल उसके लिए काफ़ी गिरा होता है, कोई हेयर स्टाइल होता है, कोई उसको देख के डिस्गस्ट कर रहा होता है, किसी की मर्डरस इंटेंट तक होती है उसकी तरफ। तो वो बोलता है ये बढ़िया टेस्ट सब्जेक्ट बनेंगे मेरे लिए, और फिर वो अपनी स्किल यूज़ करता है प्रोलोड पॉइजन करके और वो एक नाइट के ऊपर फेंकता है वो अपनी स्किल, और वो नाइट अपना पेट पकड़ के नीचे गिर जाता है अचानक से। दूसरे नाइट्स उससे पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, अरे तेरे को टॉयलेट वॉयलेट तो नहीं जाना जो अपना पेट पकड़ के बैठा है? वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो चिल्ला रहा होता है, वो उनमें से एक नाइट कहता है जल्दी से प्रीस्ट को बुलाओ, और वो अचानक से ठीक हो जाता है। वो बोलता है अब क्या हुआ? वो बोलता है वो नाइट कि यार मेरा पेन अब चला गया है। वो बाकी नाइट उस पर चिल्लाने लगता है साले तू हमें बेवकूफ बना रहे हैं चूतिया आदमी, तेरे को टॉयलेट जाना तो जल्दी से दबाओ यहाँ से। इस बार ना अपना एमसी सोल किलिंग करके एक टेक्निक होता है वो यूज करता है, इस बार वो तीनों के तीनों नाइट पे यूज करता है, जिससे उन तीनों नाइट्स के सामने इल्यूजन होने लगते हैं और सबके सामने खतरनाक से मॉन्स्टर्स वगैरह आने लगते हैं। किसी के सामने एक ऑर्क करके आने लगता है, किसी के सामने स्केलेटन ड्रैकुला वगैरह, और वो सब चिल्लाने लगते हैं। एरिन ये देख के हैरान होती है कि ये सब पागल हो गए क्या, ऐसे एक्टिंग वैक्टिंग क्यों कर रहे हैं चिल्लाने की, पर उनके सामने तो काफी खतरनाक मॉन्स्टर का इल्यूजन होता है। वो सारे नाइट्स आपस में तलवार लेके उन पे अटैक वगैरह कर रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, पागलों की तरह डर के मारे नीचे बैठे होते हैं। और फिर वो अपना एमसी बोलते हैं चलो आज के लिए टेस्ट बहुत हो गया, और वो अपनी मेड को कहता है कि एरियन चलो यहाँ से चलते हैं फोर्थ ट्रेनिंग हॉल पे। वो बोलते हैं यंग मास्टर पर क्यों? वो बोलता है यहाँ काफी ज्यादा शोर है, और वो दोनों निकलने लगते हैं कि इतने में एक दूसरी मेड आती है। वो बोलती है कि यंग मास्टर आपसे कोई मिलने आया है। वो पूछता है कौन?
तो वो बताते हैं कि आपकी फियांसे लेडी इलिया मार्कस आपसे मिलने के लिए आई है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वाइफ वहाँ खड़ी होती है और वो सोच रही होती है कि इस बार तो मैं अपनी एंगेजमेंट ये तोड़ के ही रहूंगी, मेरे को नहीं करनी उससे शादी वादी। इतने में अपने एमसी की एंट्री होती है गेट से। वो उसको देख के हैरान बोलती है और पूछती है तुम कौन। अपना एमसी रिप्लाई करते हुए और कहता है यार मैं यूरिन हूँ, तुम मेरे को भूल गई क्या। वो कहती है क्या, मैंने सुना तो था कि तुमने काफी ट्रेनिंग की और वेट लॉस कर लिया है, पर मेरे को तो लगा था ये वो सब बकवास है, और अभी तो हमें मिले हुए सिर्फ 2 महीने भी नहीं हुए, तुम इतना ज्यादा कैसे बदल गए। तो वो अपना एमसी रिप्लाई करते हुए कहता है क्यों, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है अपने ऊपर। वो कहती है मेहनत करी है सच में। तो वो अपना एमसी आगे एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि तुमसे मार खाने के बाद मैंने कुछ काफी ज्यादा सोचा और मैंने सोचा कि ये सही समय अब चेंज करने का। तो वो कहती है कि या तुम मेरे से अपना बदला लेना चाहते हो क्या, जो तुम्हें मैंने पीटा था। तो वो कहता है नहीं, और वो घुटने पे गिर जाता है और वो कहता है इलिया मैं तुम्हारा काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, तुम्हारी वजह से मैं अपनी सेंसेस में आ पाया हूँ, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। अगर तुम चाहती हो तो मैं ये एंगेजमेंट तोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। तो इलिया हैरानी से पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो रिप्लाई करते हुए कहता है मैं फॉर्मर स्काउंड्रल यूरिन रॉक्सी हूँ, और फिर से वो घुटनों पे गिर के माफी मांगता है इलिया से। तो इलिया कहती है तुम इस बात को लेके सीरियस हो ना। तो एमसी कहता है हाँ हाँ मैं सीरियस हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ। वो बोलती है नहीं कसम खाओ, और वो अपना ऑरा यूज करती है और वो एमसी को चिल्ला के कहती है कि कसम खाओ अगर अब से तुमने ये लाइन वापस से क्रॉस करी और वापस से तुम वो स्काउंड्रल बन गए तो मैं तुम्हें खुद ही अपने हाथों से मारूंगी। तो ये सुन के एमसी हैरान हो जाता है, बोलता है ये तो इसने प्रोटैगनिस्ट को नहीं कहना था, ये मेरे को क्यों कह रही है। और फिर वो अपना 1000 वेनम डिवाइन एनर्जी यूज करके इलिया के ऑरा को डिस्पर्स कर देता है वहां से, और फिर कहता है कि हाँ मैं वादा करता हूँ। तो इलिया ये सुन के थोड़ा सा शर्मा भी जाती है और फिर बोलती है कि ठीक है मैं तुम पे नजर रखूंगी, अगर तुमने एक और भी गलती करी ना तो हमारी एंगेजमेंट को तुम कैंसिल ही समझना। तो वो सुन के हैरान हो जाता है, यार अभी तुमने एंगेजमेंट ब्रेक नहीं करी, मेरे को तो लगा था ब्रेक करने आए हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसके फादर इलिया से पूछ रहे हैं तो क्या है तुम्हारा फैसला। तो इलिया बताती है कि अभी के लिए मैं ये एंगेजमेंट नहीं तोड़ रही। तो उसके फादर हैरानी से पूछते हैं कि क्या रीजन है। तो वो इलिया कहती है कि मेरे फादर ने मेरे को बताया था कि एक इंसान की फितरत इतनी आसानी से नहीं बदलती, पर फिर भी मैं यूरिन को एक लास्ट मौका दे के देखना चाह रही थी, और इसलिए मैं उससे मिलने आ रही थी कि वो वापस से पहले जैसा बन गया या कुछ अलग है। पर जब मैंने उसे देख लिया है वो तो मेरे को बिल्कुल ही अलग लग रहा है। तो उसके फादर बोलते हैं तो चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, तुम नहीं ब्रेक करना चाह रही तो ऐसा करो कुछ दिन तुम यहीं पे रुको। तो वो कहती है नहीं नहीं यार मैं अभी नहीं रुक सकती यहाँ पे, मैं अपने फादर को बोल के आई थी मैं एंगेजमेंट तोड़ने जा रही हूँ तो मेरे को वापस जाना पड़ेगा। हाँ पर मैंने एक बात याद रखना, अगर उसने फिर से वही स्काउंड्रल पना चालू कर दिया तो मैं उसे अपने हाथों से ही पीट पीट के मार दूंगी। तो उसके फादर भी ये थोड़े सुन के डर जाते हैं, बोलते हैं यही तो होती है बढ़िया हीरोइन। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमसी के फादर ने उसे बुलाया होता है और वो पूछता है कि फादर आपने मेरे को बुलाया। पहले तो उसके फादर उसको देख के हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं रुको तुम हो कौन आखिरकार। वो बोलता है एक्सक्यूज मी क्या कहना चाह रहे हो। वो बोलता है यार यार रुको रुको मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने काफी ज्यादा मेहनत करी है, देखो मेरा बेटा कितना हैंडसम हो गया है। तो वो बताता है, वो पूछता है कि आपने मेरे को नाइट की ट्रेनिंग के लिए बुलाया है क्या। वो बोलता है ओहो लगता है तुम ज़्यादा समझदार भी हो गए हो, मेहनत करने के साथ साथ ये सही समय आ गया है कि तुम्हें रॉक्स फैमिली की स्पोर्ट्समैनशिप सिखाई जाए। तो वो बोलता है मार्क्यूस मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ ये इस मैटर के बारे में। फिर उसके फादर चिल्ला के कहते हैं क्या तुम थ्रोइंग आर्ट्स यूज करना चाहते हो स्पोर्ट्समैनशिप की जगह। तो वो कहता है हाँ हाँ। बोलते हैं ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल एक चीप सी ट्रिक है जो चोर वगैरह यूज करते हैं, इस ट्रिक की वजह से तुम नाइट के आर्मर तक को नहीं खरीद सकते, तुम मॉन्स्टर्स क्या मारोगे, सिर्फ लो रैंक के मॉन्स्टर्स। तो वो बोलता है चलो फादर एक बेट लगाते हैं। बोलता है क्या। वो बोलते हैं चलो एक बेट लगाते हैं, अगर मैंने बोराक को एक डैगर से मार दिया तो सोचना कि मैं जीत गया। उसके फादर कहते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है कि बोराक्स के सेल इतने ज्यादा गहरे होते हैं, तुम अपने नाइफ से मार ही नहीं सकते। तो वो कहता है कि मार्क्यूस ये तो आपके लिए बढ़िया बात है अगर आप ये बेट अनकंडीशनली जीत जाएं। तो वो कहता है चलो ठीक है तुम इतने स्टबर्न हो रहे हो तो चलो मैं तुम्हारे साथ बेट लगाता हूँ, अगर तुम जीते तो तुम्हारी ट्रेनिंग तुम कैसे भी करो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं जीत गया इस बेट में तो तुम्हें मेरे हिसाब से नाइट की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अपना एमसी अपने कमरे में आ जाता है और वो सोच रहा होता है यार ये तो बढ़िया बात है कि एरिन ने मेरी ट्रेनिंग की रिपोर्ट फादर को नहीं दी और प्रैक्टिकल टेस्ट अभी कल है, तो मैं भी देखना चाहूंगा कि बोरक्स को मैं कितने नाइफ के थ्रो में हरा सकता हूँ। इस चीज़ के लिए तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ और बाकी तैयारियां कंप्लीट करने के लिए ऐसा करता हूँ, मैं अपनी पॉइजन और खा लेता हूँ ताकि मैं डिवाइन आर्ट्स का लेवल अब 3 पे कर सकूँ। वो ये सोच ही रहा होता है, इतने में पीछे से एरिन की आवाज़ आती है। वो बोलती है यंग मास्टर मैं आपको मार्क्यूस का मैसेज डिलीवर करने आई हूँ, कल 12 बजे ट्रेनिंग हॉल फर्स्ट में ही आपका वो बोरक्स के साथ मैच होगा। तो वो बोलता है कि ये बात क्या सबको पता चल गई है क्या जो तुम मेरे को ये डिटेल्स वगैरह बताने आई हो? तो वो बोलता है हाँ यंग मास्टर ये सबको ही पता चल गया और बाकी लोग काफ़ी ज़्यादा हंस रहे हैं। वो सोच रहे हैं कल आप कैसे अपनी पैंट गीली करोगे जब बोरक्स को देखोगे और वहाँ से भाग जाओगे। सबके लिए काफ़ी खुशी का माहौल बन गया ये चीज़ सुन के। तो वो ये सुन के काफ़ी चिढ़ जाता है अपना एमसी। वो पूछता है उससे कि क्या ये सब लोग वापस वहाँ कल आ भी रहे हैं क्या वो देखने के लिए? तो वो बोलती है हाँ मार्क्यूस ने किसी को मना तो नहीं करा कि ऐसे कि कोई आ नहीं सकता। तो वो बोलता है कल काफ़ी ज़्यादा स्पेक्टिकल होगा, तुम्हें क्या लगता है? तो वो बोलते हैं यंग मास्टर कल आपका ही दिन होगा। और फिर अगले दिन हम देखते हैं एक बड़े से स्टेडियम में वो खड़ा होता है और बहुत सारे लोग होते हैं। ये देख के वो भी हैरान हो जाता है। तो वो फादर को बोलता है, उसके फादर बैठे होते हैं चेयर पे बीच में, कि ये सब क्या है? तो वो बोलता है मेरे को भी नहीं पता था इतने लोग आएंगे, मैंने तो सिर्फ अपने विजार्ड को बताया था। तो और तुम भी ध्यान रखना कि सबके सामने खुद को एम्बेरस मत कर लेना। उसके बाद विजार्ड अपनी चैंटिंग वगैरह शुरू कर देता है और वो अपने समनिंग मैजिक की मदद से उस मॉन्स्टर को समन करता है जो कि असल में धुआं सा उठता है। और वो मॉन्स्टर ना असल में एक शार्क सा और ह्यूमन के 2 टांग भी उस पर लगी हुई है ऐसा ही दिखता है। अपना एमसी सोचता है यार कितना क्यूट सा है, अगर इसकी टांगे वांगे हटा दो ना तो बढ़िया लगेगा। लोग उसको देख के जबकि डर रहे होते हैं, सबकी फट रही होती है उस मॉन्स्टर को देख के। ये मॉन्स्टर का डिजाइन भी असल में एमसी नहीं करा होता है। वो एमसी अपनी थॉट्स में ही मगन था कि वो मॉन्स्टर मौका देखता है और एमसी पे चार्ज कर देता है। तो उसके फादर के पीछे का जो नाइट होता है वो स्वॉर्ड निकाल के जाने ही लगता है। वो मार्क्यूस उसे रोक देता है कि रुको रुको अभी देखने दो। एमसी भी आसानी से यार ये सब डॉज कर लेता है। वो बोलता है यार ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। तो वो सोचता है कि चलो अब मैं अपना नाइफ थ्रो करके देखता हूँ। वो नाइफ थ्रो करता है और एम लगाने लगता है कि उसे अचानक से एक नया क्रॉसहेयर दिखने लगता है। वो बोलता है ये इसका वीक स्पॉट है क्या जो मेरे को यहाँ पे क्रॉसहेयर दिख रहा है? और फिर वो अपनी स्किल यूज करते हुए वो नाइफ उठाता है, बिल्कुल एम लगाता है और वो बोराक्स पे दे के मारता है उसके वीक स्पॉट पे। बोराक्स एक ही नाइफ से ढेर हो जाता है और ये सारे लोग जो स्टेडियम में खड़े होते हैं, यहाँ तक कि उसके फादर मार्क्यूस तक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो बोलते हैं ये क्या है? ऑडियंस उसके लिए चीयर कर रही होती है कि यंग मास्टर ने बोराक को डिफीट कर दिया, कितने कूल है। यूरेन ये सब एंजॉय कर ही रहा होता है कि इतने में उसके फादर की चिल्लाने के पीछे से आवाजें आती है, यूरेन ये क्या करा है तुमने, ये कैसे करा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो वो बोलता है कि मैंने अच्छे से एम करा है इस वजह से हो गया। वो बोलता है मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वो बोलता है क्या? उसके फादर बोलते हैं कि एक बोराक से एक सिंपल से नाइफ से मर गया, ऐसा कैसे हो सकता है? कि इतने में उसका विजार्ड पीछे से चिल्ला के बोलता है कि मार्क्यूस इसने ना बिल्कुल वहां पे एम करा है जहाँ पे वो स्किल्स वगैरह नहीं है। तो उसके फादर बोलता है देखा इसलिए मैं ये बेट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो वो बोलता है ये लक हो कुछ भी हो, बेट बेट होती है। तो उसके फादर बोलते हैं चलो एक और बेट रखते हैं, अगर तुमने ये जीत लिया तो मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर दूंगा और इस बार तुम्हें बोराक्स की जगह एक नाइट को हराना पड़ेगा। एमसी के फादर पूछते हैं तो बताओ क्या ख्याल है तुम्हारा? तो एमसी भी मनी मन सोचता है यार ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मेरे पास भी और मेरे को मेरे फादर का एक फेवर भी मिल जाएगा, तो इस अपॉर्चुनिटी को तो मैं ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। तो फिर वो कुछ देर सोचता है और फादर को कह देता है कि मैं तैयार हूँ। तो उसके फादर कहते हैं कि एक वेल ट्रेन्ड नाइट तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इस फाइट को फेयर रखने के लिए ना मैं जो नाइट इन ट्रेनिंग है उसको बुलाऊंगा, तो तुम्हारे लिए भी ये ठीक रहेगा। तो उसको उसकी आंखें बड़ी हो जाती है अपने एमसी की नाइट इन ट्रेनिंग सुन के। तो वो कहता है फादर मैं सजेस्ट करूँ आप किसे बुलाओ? तो वो बोलते हैं किसे? तो वो बताता है कि आप रेड को बुलाओ। तो वहाँ पे वो एक काला सा बिल्कुल बॉडी बिल्डर आदमी आता है, रेड, जिसको आपने पहले भी देखा है। तो वो आके लॉर्ड के सामने सैल्यूट वगैरह करता है, बताइए लॉर्ड मैं क्या काम कर सकता हूँ। तो उसके फादर उसको बोलते हैं कि रेड मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे सामने जो ये दिख रहा है ना तुम्हें इसे हराना
करना है और इसका जो घमंड है तुम्हें आज तोड़ना है, इसकी आदतें तुम्हें सुधारनी है। वो कहता है, वो यंग मास्टर की तरफ देखता है रेड और बोलता है सच में? तो वो उसके फादर कह पड़ते हैं क्या नहीं तुम ये नहीं कर सकते? तो वो कहता है नहीं नहीं ड्यूक, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो वो अपना एमसी उसकी तरफ देख के कहता है कि ज्यादा टेंशन मत लो, मैं सिर्फ 3 बार डैगर फेंकूंगा, अगर तुमने उसे ब्लॉक कर दिया तो तुम जीत जाओगे वरना मैं जीत जाऊंगा। तो उसके फादर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है रेड इसे छोड़ना मत, सबक सिखाओ बढ़िया सही से। और बाकी जो ऑडियंस में नाइट्स वगैरह होते हैं वो रेड को थोड़ी सी धमकी वमकी दे रहे होते हैं कि अगर तू हार गया तेरे को खाना नहीं मिलेगा, तेरे को 100 लैप्स भागने पड़ेंगे ट्रेनिंग ग्राउंड के। और यंग मास्टर को भी कुछ ऑडियंस वगैरह चीयर कर रही होती है, उसका ध्यान वहां चला जाता है। तो रेड पीछे से बोलता है यंग मास्टर मैं रेडी हूँ, तैयार हो जाओ। तो अपना एमसी भी तैयार हो जाता है नाइफ लेके फेंकने के लिए और उसको ना अचानक से वो जो एफपीएस वाले वो नहीं होते एम करने वाले, उसको वो दिखने लगते हैं उसकी बॉडी पे बहुत सारी जगह। वो बोलता है कि अगर मैं ऐसे फेंकूंगा यार ये मर जाएगा, मैं इसे मारना तो नहीं चाह रहा, मैं इसको अपनी साइड लाऊंगा। और फिर वो बिल्कुल हेड ऑन उस पर वो डैगर फेंक के मारता है। रेड बोलता है मैं इसको आराम से ब्लॉक कर लूंगा और वो अपनी स्वॉर्ड के साथ बिल्कुल उसे ब्लॉक करने के लिए जाता ही है, पर उसमें इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि रेड भी साला 4-5 कदम बिल्कुल पीछे घिसड़ता हुआ जाता है। ऑडियंस भी सोच रही होती है यार ये क्या था, ये तो ऐसा लगा किसी ने कैनन फायर करी हो। फिर एमसी के फादर आगे आते हैं और वो जो नाइफ गिरा होता है उसको उठा के देखते हैं। वो बोलते हैं कि इसने इस मामूली से डैगर से इतनी ज्यादा पावर कैसे जनरेट करी। इतने में अपना एमसी रेड को बोल पड़ता है कि क्यों अब वार्म अप हो गए ना, चलो अब ढंग से खड़े हो जाओ और अपना गार्ड बिल्कुल भी लेट डाउन मत करना क्योंकि मैं वापस फेंकने वाला हूँ, वो भी अपनी फुल पावर के साथ। रेड भी थोड़ा सा घबराया हुआ होता है इस बार क्योंकि उसकी फुल बॉडी भी शेक कर रही होती है और वो तैयार रहता है। और अपना एमसी फिर एक और बार एक डैगर फेंकता है, डायरेक्ट शॉट, पर वैसा फेंकता है कि वो उसे मार ना दे गलती से, क्योंकि रेड भी यार एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस गेम का। रेड बिल्कुल अपनी पूरी ताकत से उसको डिफेंड करने की कोशिश करता है और बहुत धुआं उठता है। ऑडियंस भी हैरान होती है और हम देखते हैं कि रेड नीचे गिरा होता है, उसकी स्वॉर्ड भी टुकड़े टुकड़े हो गई होती है, उसकी 2 टुकड़े हो जाते हैं उसके स्वॉर्ड के और रेड घुटनों के बल नीचे आ जाता है जमीन में। उसके फादर पीछे से बोलते हैं कि यूरिन चलो हमें अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है, पर वो बोलता है फादर अभी बैट खत्म नहीं हुई, एक और बार नाइफ फेंकना बाकी है। वो कहते हैं क्या क्या तुम उसे मारना चाह रहे हो, बहुत हो गया। तो वो बोलता है हम डायरेक्ट रेड से ही पूछ लेते हैं और वो बोलता है रेड अपना सिर उठाओ खड़े हो। वो बोलता है यंग मास्टर, तो वो बोलता है कि उठ जाओ, क्या तुम ऐसे ही हार मान लोगे? अगर तुम अपनी बैटल के कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे तो नाइट कैसे बनोगे? तो वो बोलता है कि रेड मैं एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम गिव अप करोगे या उठोगे? तो रेड अपनी पूरी हिम्मत लगा के उठता और उसका ऑरा जनरेट हो जाता है। उसको देख के उसके फादर भी हैरान हो जाते हैं कि एक नाइट इन ट्रेनिंग का ऑरा जनरेट हो गया कैसे। इतने में रेड बोल पड़ता है यंग मास्टर मैं तैयार हूँ, आप अपना नाइफ फेंको मेरे पे। उसके फादर मन में सोच रहे होते हैं ऐसा कैसे हो गया यार, ये देखते हैं कि अब यूरिन क्या करता है। तो अपना एमसी बोलता है ठीक है और फिर वो अपनी इंटरनल एनर्जी लगा के ना उस पर नाइफ फेंकता है। इस बार वो एक अलग टेक्निक से फेंकता है, जो नाइफ बिल्कुल घूम के उसकी तरफ जा रहा होता है। तो रेड बोलता है कि यंग मास्टर क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो जो इतना धीरे फेंक रहे हो? और वो अपनी स्वॉर्ड से उस नाइफ को काउंटर करने के लिए जाता है, पर नाइफ बाउंस हो जाता है अचानक से और वो उसके कंधे पे आगे लगता है। वो बड़ी जोर से कर आता है बाकी जो नाइट्स वगैरह होते हैं वो उसको देख के बोलते हैं कि रेड इतने ड्रामे क्यों कर रहा है, इतने आराम से तो आया, क्या तू यंग मास्टर से थोड़े पॉइंट्स वगैरह जीतना चाह रहा है क्या? पर अपने एमसी को पता है कि उसने इस नाइफ में ज्यादा अपनी इंटरनल एनर्जी डाली है, इस वजह से उसको ज्यादा दर्द हो रहा है। और वो पीछे से उसके फादर कहते हैं कि यूरिन मेरे से अकेले में मिलना, मेरे को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम ये बैट तो जीत गए हो। फिर अपना एमसी आगे रेड की तरफ बढ़ता है और वो उसकी इंजरी पे अपनी इंटरनल एनर्जी आगे डाल के उसके दर्द को कम करता है। और रेड भी देखता है कि यार मेरा दर्द चला गया और वो यंग मास्टर को शुक्रिया अदा कहता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मेरे को लगा आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो जब आपने आखिरी बार मेरे पे नाइफ फेंका, पर ऐसा तो नहीं था, आपकी ये टेक्निक तो काफी ज्यादा बढ़िया थी। रेड फिर यंग मास्टर की तारीफ करने लगता है और बोलता है कि अगर आपको मेरी आगे कभी भी जरूरत हो बस ऑर्डर कर देना, मैं आ जाऊंगा। अब ना एमसी उसकी स्टेटस में देखता है कि अब उसकी अफेक्शनेट ना उसकी तरफ फेवरेबल हो गई है कि अब वो उसको यूज कर सकता है, तो वो उसके बाय करके वहां से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आर्यन उससे पूछती है कि यंग मास्टर ये टेक्निक तो आपकी काफी ज्यादा बढ़िया थी, आपने लगता है बहुत ज्यादा मेहनत करी है, वैसे अगर मैं आपसे पहली बार इससे लड़ी होती तो मैं भी हार जाती, पर अब
अब मैंने जब ये टेक्निक देख लिया तो अब तो मैं आपको ज़रूर ही हरा दूँगी। अपना एमसी मन ही मन सोचता है यार मैं जानता हूँ कि तेरे पास काफ़ी बढ़िया स्किल्स हैं और तू मेरे को हरा भी देगी। और वो उससे कहता है कि आर्यन अगर तुम मेरी बटलर नहीं बनी होती तुम अभी भी एक नाइट होती ना। तो वो बोलती है हाँ होती तो सही, तो पर आप मेरे से ये अभी क्यों पूछ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अपना एमसी अपने फादर से मिलने गया होता है और उसके फादर को बोलता है माय लॉर्ड देखो मैं आ गया। तो वो उसके फादर बोलते हैं तू जब हम अकेले में हो मेरे को फादर बोला करो, ये क्या माय लॉर्ड वाई लॉर्ड बोल रहे हो, मेरा अफेक्शन तुमसे हट जाएगा ऐसे। तो वो बोलते हैं सॉरी सॉरी फादर मैं आगे से ध्यान रखूंगा। उसके फादर बोलते हैं कि तुम कितने ही जीनियस क्यों ना हो, 1 महीने के अंदर तुमने ऐसी टेक्निक कहाँ से सीख ली। मैंने लाइब्रेरी की सारी बुक्स भी देख ली उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर वो बताता है कि फादर मैं लाइब्रेरी में जब स्किल्स के लिए एक बुक ढूंढ रहा था, अचानक से एक बुक मेरे सर पे गिरी और उस पे कोई अजीब से निशान वगैरह भी बने हुए थे और जैसे ही मैंने उसे खोला उसमें से एक बहुत तेज लाइट वगैरह चमकी और वो बुक में जो भी चीजें थी वो सब मेरे दिमाग में छपने लग गई और वो बुक अचानक से गायब हो गई। तो फादर कहते हैं कि वो मैजिक टॉम थी क्या। उसके फादर फिर आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि हमारी लाइब्रेरी में इतनी बुक्स हैं कि मेरे को भी नहीं पता, हो सकता है उसमें कोई हो। और फिर वो आगे कहते हैं कि प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस, मैंने तुमसे वादा करा था अब तुम्हें स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने की कोई जरूरत नहीं है और मैंने तुम्हारी एक और ख्वाहिश पूरी करनी है, तो बताओ तुम क्या चाहते हो। तो वो बोलता है कि मेरे को फैमिली का हेयर बना दो। उसके फादर बोलते हैं क्या। तो अपना एमसी आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैं अगर आपसे ये विश मांगू तो पूरी करोगे। तो उसके फादर थोड़ा सा मुंह लटकाते हुए कहते हैं कि ये मेरी अथॉरिटी में है, अगर तुम ये मांगोगे तो मैं दे भी दूंगा। अपना एमसी आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि पर आपके एक्सप्रेशन देख के लगता तो नहीं और आप काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल भी लग रहे हो। मैं जानता हूँ अगर आपने मेरे को उत्तराधिकारी बना दिया तो इससे काफी ज्यादा तकलीफें होंगी आपको और ये नहीं रेबल भी हो सकता है जो लोग मेरे खिलाफ है और स्पेशली आपकी वो जो दूसरी वोटी है, आपकी जो दूसरी वाइफ है वो करेगी। उसके फादर थोड़े करके बोलते हैं सोच रहा हूँ। तो वो बोलता है कि मैं इस टाइम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ पर ये सिर्फ इसी टाइम होगा। तो उसके फादर बोलते हैं अच्छा अच्छा यार तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरी भी तकलीफ सोच रहे हो। वो भी मन मन में सोचता है अपना एमसी वैसे भी हेयर बनना किसने है कि मेरे को बाद में पढ़ाएंगे मेरा और सब सर खपाएंगे, मेरे को चाहिए ही नहीं। इससे बढ़िया तो मैं वो सारा टाइम सिचुआन टैंक क्लैन की टेक्निक जो है उसको अच्छे से एक्सपर्ट करने में लगाऊंगा। तो उसके फादर बोलते हैं तो चलो मेरे को अपनी दूसरी विश बताओ। तो वो बोलता है मेरी दूसरी विश है मैं अपना खुद का नाइट ऑर्डर फॉर्म करना चाहता हूँ। वो उसके फादर बोलते हैं नाइट ऑर्डर। तो वो बोलता है हाँ हाँ और इसके लिए मेरे जो बटलर है फिलहाल के लिए अरीन और वो जो रेड नाम के ट्रेनिंग नाइट से मेरा मुकाबला हुआ था वो, ये दोनों मेरे को चाहिए। तो उसके फादर कहते हैं ये उत्तराधिकारी बनाने से ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन तो नहीं है, ये तो हो जाएगा पर फिर तुम्हारा बटलर कौन होगा। तो वो कहता है कि किचन में एक पेरू नाम का व्यक्ति है उसको आप मेरा बटलर बना दीजिए और ऐसा लगना चाहिए कि आपने उसे कोइंसिडेंस से बनाया है। उसके फादर पूछते हैं ऐसा क्यों। वो बोलता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अपना एमसी बाकी सब लोगों के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़ा होता है और वो सबको बताता है कि अब से ये मेरा नया नाइट ऑर्डर है और तुम सब इसके नए मेंबर्स हो। और वो बताता है कि ये देखो ये पेरू है, ये मेरा नया बटलर। आज से हमें थोड़ा सा पीछे लेकर दिखाया जाता है जहाँ पे वो एरिन को बता रहा होता है कि अब से मेरा नया बटलर होगा। पर एरिन पूछते है कि ये पेरू नाम का बंदा है कौन। तो वो बताता है कि वो स्पाई है। तो वो बोलते हैं यंग मास्टर सच में आप एक स्पाई को अपने पास रखोगे। तो वो बोलता है कि अब से यार वो मेरी सुनेगा, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। एरिन ज्यादा ही डाउट में होती है। अब हमें फिर से प्रेजेंट में लिया जाता है और यहाँ पे रेड बोलता है कि बेशक ये नाइट ऑर्डर सिर्फ नाम के लिए है पर फिर भी हमारे पास कोई कमांडर तो है नहीं, तो हमें एक सीनियोरिटी तय करनी चाहिए और मेरी शक्ति वगैरह काफ़ी ताकतवर है इनसे। वो एरिन को देख के बोलता है इसके मुकाबले ये कमज़ोर सी लग रही है। तो अपना एमसी बोल पड़ता है ये बिल्कुल सही बात है, तो क्यों ना तुम दोनों अभी फाइट करो और जो भी जीता वो बनेगा। और हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में रेड ज़मीन पर पड़ा होता है, एरिन की तलवार उसकी गर्दन पे होती है और वो उसको कह रही होती है कि तुम्हें अभी काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तुम्हारी मूवमेंट्स बिल्कुल सिंपल है। और वो बिल्कुल हैरान सा नीचे पड़ा हुआ बोलता है ठीक है सर मैं आगे से आपका ऑर्डर फॉलो करूँगा। और इस तरह उनको लीडर मिल जाता है अपनी नाइट ऑर्डर का। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो सारे डिस्पर्स हो जाते हैं और अपने अपने काम के लिए जाने लगते हैं। पेरू भी डिनर बनाने के लिए जाने लगता है और अपने एमसी को एक ख्याल आता है क्यों ना मेरी जो नई टेक्निक्स अनलॉक हुई है उनको यूज करके देखो। उनमें से एक साउंड ट्रांसमिशन होती है और पेरू काफी दूर होता है और ये उसको यंग मास्टर की आवाज आने लगती है। वो बोलता है ये भूत भूत तो नहीं है, कहाँ से यंग मास्टर की आवाज आ रही है। तो अपना एमसी बोलता है मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कोई भूत भूत नहीं है, ये ट्रांसमिशन का मैजिक है। तो मैं इसको तुम एक तरह से कम्युनिकेशन मैजिक भी कह सकते हो।
तो पेरू बोलता है तो आप उन लोगों में से हो जो कि ब्लैक मैजिशियन होते हैं, साथ साथ वो पॉइजन मैजिक भी यूज कर सकते हैं। तो अपना एमसी बोलता है तुम्हें जो समझना है समझो, और ये बताओ जो मैंने तुम्हें स्नेक का पॉइजन तैयार करने को कहा था वो हो गया? तो पेरू रिप्लाई में कहता है हाँ हाँ बड़ी मुश्किल से पर हो गया। तो एमसी कहता है उसे मेरे सूप में डालना मत भूलियो और मेरे डिनर में उसे ही दियो, मैं उसे खाऊंगा। तो वो डरते हुए कहता है ठीक है ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ये अपना यंग मास्टर बिल्कुल वो सूप वूप पी के मेडिटेट कर रहा होता है, और इस तरह से ही सुबह हो जाती है उसकी मेडिटेशन में, और वो खिड़की से बाहर झांक के बोलता है मेरा टाइम आ गया है मार्क्यूस के कासल से बाहर जाने का और दुनिया देखने का। फिर वो अपने फादर के पास जाता है उनको बताने के लिए कि मैं बाहर घूमने जाना चाहता हूँ। तो उसके फादर बोलते हैं अच्छा कितने दिन के लिए जाना चाहते हो? तो वो बताता है कि मैं हफ्ता भर के लिए जाना चाहता हूँ बस। उसके फादर बोलते हैं अच्छा अच्छा बढ़िया, तुमने बहुत ट्रेनिंग वगैरह भी की है, टाउन में थोड़ा घूमोगे घूमोगे तुम्हारा भी मन बहल जाएगा, बढ़िया बात है, मैं एस्कॉर्ट तैयार करवाता हूँ। तो वो बोलता है एस्कॉर्ट? पर मेरे को कोई एस्कॉर्ट वगैरह नहीं चाहिए। तो उसके फादर बोलते हैं क्या बकवास कर रहे हो, तुम जानते नहीं तुम रॉक्स फैमिली के बड़े बेटे हो और तुम बिना किसी एस्कॉर्ट के बाहर जाओगे? तुम जानते नहीं दुनिया कितनी खतरनाक है, और बेशक तुम थोड़े ताकतवर हो गए पर नहीं नहीं। तो वो उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है अपने फादर को, और उसके फादर मानते नहीं है। तो वो कहता है ठीक है फादर आप जैसा कहोगे मैं एस्कॉर्ट के साथ चला जाऊंगा। तो उसके फादर बोलते हैं कितने दिन में निकलोगे? तो वो बोलता है 2 दिन। तो उसके फादर कहते हैं ठीक है मैं अपना एस्कॉर्ट तैयार रखूंगा। एमसी फिर अपने कमरे में आके सोचता है मैं तो चुपके से कल ही भाग जाऊंगा यार, किसको चाहिए एस्कॉर्ट वेस्कॉर्ट। और वो पेरू को बुलाता है और बोलता है कि मेरे को थोड़े पैसे उधार दो। वो बोलता है पैसे? तो अपना एमसी रिप्लाई में कहता है हाँ पैसे, वही जो तुमने कोरैक्स से लिए थे पॉइजन खरीदने के लिए, मैं जानता हूँ। उसको थोड़ा गुस्से में बोलता है। तो बोलता है जरूर जरूर यंग मास्टर ये लो पैसे। और अपना एमसी कहता है साथ में मेरे को अपनी वो स्पेशल पॉकेट भी दो जिसमें तुम सारे पॉइजन वगैरह रखते हो। तो पेरू डरते डरते वो भी दे देता है। तो एमसी बड़ा खुश हो जाता है, बोलता है अब मेरे को सामान उठाने की कोई टेंशन नहीं, सब इसमें ठूस दूंगा। और वो पेरू को एक गोलियां सी पकड़ा देता है बिल्कुल पत्तों में लिपटी हुई, और वो कहता है ये तुम्हारे महीने भर की एंटीडोट है उस पॉइजन की, तुम इसे खाओगे तो महीना भर ठीक रहोगे, और अगर तुम ऐसे ही करते रहना मैं तुम्हें परमानेंट एंटीडोट भी दे दूंगा, ये तुम्हें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर असल में तो वो पत्ते वत्ते ही होते हैं, उसने कोई पॉइजन वगैरह थोड़ी दिया पेरू को। और फिर वो एमसी अपना एक लेटर छोड़ के बाहर निकल जाता है अब दुनिया देखने के लिए। वो बाहर आके सोचता है कि ये मेरा पहला टाइम है इतने दिनों में मार्क्यूस कासल के बाहर देखने का। और फिर वो चलते चलते ना मैजिक टावर के पास आ जाता है, और वहां वो अंदर जाके पूछता है कि मैं यहाँ पे रैप गेट यूज करना चाहता हूँ। तो वो थोड़ी उसकी इंक्वायरी करते हैं और बोलते हैं कि ये पहली बार है। तो वो हाँ में जवाब देता है। वो बताते हैं कि आपको जाना कहाँ है? तो वो बोलता है मेरे को एएस कासल जाना है। तो वो बोलते हैं ये तो काफी दूर है, यहाँ पे आपका 50 गोल्ड लगेगा, और उसको पेपर वगैरह दे देते हैं कि यहाँ पे साइन करो। और फिर वो उसको उस रूम के अंदर ले जाते हैं रैप गेट के, जहाँ से उसको ट्रांसफर होना होता है एएस कैसल के। एक अचानक से फटाफट से बिजली कड़कती है और वो रैप गेट एक्टिवेट हो जाता है और वो अपनी डेस्टिनेशन पे आ जाता है। पर वो बिल्कुल सेम सी होती है, तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं सही जगह आया ही हूँ ना। तो अचानक से बाहर से एक दूसरे मेंबर की आवाज़ आती है, बोलते हैं कस्टमर आपका स्वागत है, आप अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं। फिर वो मैजिक टावर से बाहर निकलता है और देखता है वहाँ की नई नई सड़कें गलियाँ, वहाँ पे लोगों का भी काफ़ी भीड़ भाड़ वगैरह होती है। तो अपना एमसी सोचता है सबसे पहले मेरे को अपनी ब्लैक स्मिथ गली ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे वो फेमस ब्लैक स्मिथ मिलेगा मेरे को। और वो इधर उधर लोगों से पूछताछ के वो ब्लैक स्मिथ की गलियां ढूंढने लगता है कि कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। और थक हार के वो एक आखिरी गली में पहुंचता है जहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ काम कर रहा होता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो यहाँ पे कोई यूनिकॉर्न ब्लैक स्मिथ नाम का हो? तो वो बोलता है ऐसा तो यहाँ कोई नहीं है, पर यही सेम नाम मैं अपनी दुकान का रखने का सोच रहा था, ये बात आपको कैसे पता? यूरिन फिर अपनी क्रिएटर्स आई से उसकी सारी डिटेल्स वगैरह देखने लगता है कि उसका नाम गायरनॉक्स है, उसका ट्रेट है मैजिक वेपन क्रिएशन, फायर एफिनिटी लेवल 2 और बाकी सब। वो खुश हो जाता है, वो उसको कहता है क्या तुम मेरे को अपने वेपन्स दिखाओगे? तो वो ब्लैक स्मिथ भी कहता है हाँ जरूर क्यों नहीं। और फिर वो उसको रास्ता दिखाता है और वहां पे वो उसको अपने वेपन्स दिखाने लगता है। यूरिन पूछता है तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है? वो कहता है वैसे तो ये लोकेशन बिल्कुल कॉर्नर में है तो इतना कुछ अच्छा नहीं चल रहा। इतने में यूरिन की नजर पड़ती है 2 स्वॉर्ड्स पे, एक होती है विंड स्पिरिट स्वॉर्ड और दूसरी होती है फ्लेम स्पिरिट ग्रेड स्वॉर्ड। वो उससे पूछता है क्या ये दोनों तुमने बनाई है? वो कहता है हाँ मैंने बनाई तो है पर ये एक फेलियर निकली है। यूरिन ये सोच के हैरान हो जाता है फेलियर ऐसी स्वॉर्ड्स? तो वो कहता है इन स्वॉर्ड्स को कि कोई भी कितना ताकतवर हो उठाने की कोशिश करे पर फिर भी वो उनसे उठती नहीं है, तो इसलिए कोई इन्हें खरीदना नहीं चाहता। तो यूरिन सोचता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अनक्वालिफाइड पीपल है, उनमें क्षमता नहीं है, और अगर किसी क्वालिफाइड ने इसको उठाया तब ये
स्वॉर्ड उनको अपनी असली ताकत दिखाएगी। तो वो कहता है मैं ये दोनों स्वॉर्ड खरीदना चाहता हूँ। वो कहता है क्या, पर ये तो फेलियर्स हैं। पर यूरिन तो सोच रहा होता है एक मैं एरिन को दूंगा और दूसरी मैं क्रेड को दूंगा। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसे भी कोई वेपन्स है क्या जिन पे जंग वंग लग गया है। वो कहता है क्या। फिर वो उसे एक वेपन का बॉक्स ला के दिखाता है जिसमें पुराने से वेपन्स पड़े होते हैं। तो यूरिन की नजर ना एक स्पेसिफिक वेपन पे पड़ती है। वो उसे उठाने को जाता है तो ब्लैक स्मिथ उसे क्या पड़ता है कि ये वेपन यहाँ वेयर हाउस में पहले से ही पड़ा था, इसे मैंने नहीं बनाया। तो यूरिन उस नाइफ को अच्छे से देख रहा होता है और वो कहता है कि मैं इसे भी खरीदूंगा। तो वो ब्लैक स्मिथ कह पड़ता है कि मैं वो दो स्वॉर्ड और ये फेलियर वगैरह है तो ये मैं आपको ऐसे ही सिर्फ 2 गोल्ड में दे दूंगा। यूरिन बोलते हैं यार आज तो मेरा लकी डे है, बिल्कुल ही 200 रुपए की गोल्ड की चीज मेरे को 2 रुपए में मिल रही है। पर इससे ज्यादा ये ब्लैक स्मिथ अपीलिंग है। तो वो उससे कहता है वैसे तुम्हारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो अगर तुम्हें कोई क्राफ्ट्समैन के तौर पे हायर करे तो तुम्हारा क्या ख्याल है। तो वो रिप्लाई में कहता है ये काफी सडन है। तो यूरिन कहता है कि पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूं, मैं हूं इनविंसिबल स्पेयर जो कि साउथ में प्रोटेक्ट करता है, यूरिन रॉक्स ऑफ द रॉक्स फैमिली। ये सुनते ही वो ब्लैक स्मिथ बिल्कुल जमीन पे लेट जाता है और बोलता है कि आप मार्किस फैमिली से मुझे माफ कर दो लॉर्ड रॉक्स कि आप इतनी हम्बल प्लेस पे आए। तो यूरिन कहता है नहीं नहीं उठो उठो यार ऐसे बर्ताव मत करो। वो कहता है नहीं लॉर्ड मेरे को ऐसे ही बोलने दे। वो ब्लैक स्मिथ फिर पूछता है कि आप मुझ जैसे इनएक्सपीरियंस ब्लैक स्मिथ को क्यों हायर करना चाहते हो। तो वो बताता है कि तुम्हारे पास एक स्पेशल टैलेंट है। वो पूछता है क्या, आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं। मेरे को तो मेरे हमेशा मास्टर स्कोल्ड ही करते थे, डांटते ही रहते थे। तो वो कहता है मैं यहाँ हर स्मिथी पे घुमाऊं पर तुम्हारे में कुछ स्पेशल है। तुम स्वॉर्ड्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंटेन करते हो, उनकी नॉट्स वगैरह जो है वो बढ़िया से मेंटेन कर रखा है तुमने। तो इसी वजह से मैं तुम्हें अपने अंडर लाना चाह रहा हूँ और तुम एक लेट ब्लूम टैलेंट हो जो कि देरी से ब्लूम करेगा पर ब्लूम जरूर करेगा। तो ब्लैक स्मिथ कहता है मैं चलो आपके साथ जरूर चलूंगा और आप रूमर से काफी ज्यादा डिफरेंट हो। वो कहता है अच्छा वो स्काउंड्रल वाले रूमर, चलो छोड़ो उस बात को, मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। फिर यूरेन अपने हाथ में वो नाइफ लेता है और उससे अपना ब्लड दे देता है उस नाइफ को जरा सा कट लगा के और बोलता है अवेकन मिस्टिकल आर्टिफैक्ट एग्नस। और वो नाइफ हवा में उड़ने लगता है, उससे एक रोशनी सी आने लगती है और एक आवाज आती है क्या आप साइन कॉन्ट्रैक्ट करना चाहोगे। तो वो कहता है हाँ जरूर। और इतने में वो नाइफ बिल्कुल एक अजीब सी मतलब आवाज आने लगती है और वहां से आवाज आती है कैसे तुम जैसा एक टैलेंटलेस लड़का कैसे मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। यूरिन सोचता है क्या ये कैसे बोल रहा है, ये कुछ ज्यादा ही नहीं बकचोदी कर रहा मेरे से। तो वो नाइफ में से जो वॉइस आती है वो और कहती है ये अनोइंग बात है यार, तुम्हारे जैसा नोबडी मेरे से साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, चलो कोई नहीं। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक ईगो वेपन हूं। तो वो बताता है कि मैं एक ग्रेट प्रॉफिट से मिला था, उसने मेरे को बताया। नाइफ में से जो आवाज आती है वो थोड़ी कंफ्यूज लगती है, ये ग्रेट प्रॉफिट तुम्हारे जैसे ट्रैश से क्यों मिलेगा, क्या तुम्हारी कुछ अननोन एबिलिटीज है क्या, वो सोचता है। फिर वो वॉइस हंसने लगती है तुम जानते ही होगे बिना माना के तो तुम मेरे को यूज कर ही नहीं सकते, तो तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। तो वो कहता है यूरिन कि तुम कुछ ज्यादा ही बकचोदी कर रहे हो, चलो इधर से आओ। और वो अपनी रिंग में उसे संभाल लेता है और वो एनर्जी बोलती है कि ये क्या वार्म एनर्जी है, मैं बिल्कुल पिघल रहा हूँ। तो यूरिन सोचता है कि मार्शल आर्ट भी वर्क करता है माना की जगह। और फिर वो गिरनॉक्स को कहता है कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा इस प्लेस को ऑर्गेनाइज करने में। वो कहता है 2 दिन काफी होंगे माय लॉर्ड। तो वो यूरिन कहता है कि चलो 2 दिन बाद तुमसे मिलते हैं कैसल सेंट्रल पार्क में। यूरिन ऐसे ही सिटी की वॉक वगैरह ले रहा होता है कि इतने में उसको आवाज आती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये होती है इलिया। यूरिन सोचता है ये यहाँ पे क्या कर रही है, ये सेंट्रल पार्क की सिचुएशन यार ये तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। तो वो पूछती है यूरिन हे कैसे हो तुम। तो उसको याद आता है ये वही टाइम है जब प्रोटैगनिस्ट इलिया से पहली बार मिला था। तो इलिया पूछते मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। वो कहता है सॉरी सॉरी मैं थोड़ा सा अपनी थॉट्स में बिजी हो गया। तो वो बताता है मैं यहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ को ढूंढने आया था। इलिया पूछती है ब्लैक स्मिथ, पर रॉक्स फैमिली के पास तो पहले ही बहुत सारे ब्लैक स्मिथ हैं। तो वो कहता है मैं अपने पर्सनल यूज के लिए एक ब्लैक स्मिथ की तलाश में आया था।
इलिया कहती है अगर तुमने मेरे को एडवांस में बताया होता तो मैं तुम्हारी मदद करती। वो कहता है ठीक है, मैंने एक बढ़िया बंदे को ढूंढ भी लिया है। और पीछे से वो आते हुए दिखता है, वो देखो वो आ भी गया। तो वो आता है, बोलता है यंग मास्टर मैं आ गया, मैंने ज्यादा इंतजार तो नहीं कराया आपको। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मिलो मेरे से, ये है मेरी फियांसे। इतने में एक कैप्टन आ जाता है नाइट ऑर्डर का, और वो इलिया से कहता है मैडम हम यहाँ से जल्दी निकलने वाले हैं, पर ये पर्सन कौन है? इलिया कहती है मस्क, ये पर्सन है मेरा फियांसे यूरिन रॉक्स। वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, यूरिन रॉक्स। फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं हूं स्क्वाड लीडर ऑफ द मार्किस फैमिली स्टील हैमर नाइट ऑर्डर का मस्क मेलन। वो कहता है तुमसे मिलकर बढ़िया लगा। और ये सोचता है ये तो वही है ना जिसका मुकाबला प्रोटैगनिस्ट से हो जाता है, और प्रोटैगनिस्ट इसे बहुत बुरी तरह पेलता है, और इलिया उन दोनों को छुड़वाती है। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट इलिया को एकोमोडेट करता है उस बैटल में जिसमें वो इलिया की जान बचाता है, और दोनों आसपास आ जाते हैं। वो सोचता है अब ये कुछ हेल्प नहीं हो सकता, मैं इलिया को यहाँ मरने नहीं दे सकता। फिर वो इलिया से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? इलिया कहती है और रेड हमारे कासल के आसपास काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो हमारे नाइट ऑर्डर को उन्हें खत्म करने का ऑर्डर मिला है। तो वो कहता है इलिया मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। वो पूछते क्या? तो वो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। इलिया कहती है तुम मेरे को फॉलो करना चाहते हो? तो वो कहता है कि मैं भी अपनी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, तो मैं रियल कॉम्बैट का एक्सपीरियंस हासिल करना चाहता हूँ, और साथ साथ मैं तुम्हारी स्किल्स भी देख लूंगा। वो कहती है ये काफी खतरनाक हो सकता है। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं वीक जरूर दिखता हूँ, पर मैं कम से कम भाग सकता हूँ अपनी जान बचाने के लिए। फिर इलिया अपने उस कैप्टन को बुलाती है और कहती है सर मस्क इन लोगों को एक घोड़ा दीजिए। वो कहता है क्या? वो कहता है कैप्टन हम एक किसी पिकनिक पे नहीं जा रहे, हम बेशक ऑक्स को मारने जा रहे हैं पर अपना गार्ड लेट डाउन नहीं कर सकते, और स्पेशली इनसे, मेरे को तो इनसे कोई माना भी सेंस नहीं हो रहा, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा हम इन्हें प्रोटेक्ट कर सके। वो कहती है ये ऑर्डर है मेरा, तो बिना किसी कंप्लेंट के जल्दी से काम करो। वो थोड़ा सा चिढ़ जाता है और कहता है ठीक है मैडम, मैं आपका काम अभी करता हूँ। फिर वो सब अपने घोड़े पे बैठ जाते हैं। इलिया यूरिन से कहती है कि ये खतरनाक जगह है तो तुम मेरे नजदीक ही रहना। तो वो कहता है ठीक है, और वो ब्लैक स्मिथ को बोलता है कि कस के पकड़ना, और वो फिर घुड़सवारी करने लगता है, बोलता है हैया चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। और फिर वो एक लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। वहां पे इलिया सबको अपना प्लान समझाती है कि अब हम 5 ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे और की सेटलमेंट को ढूंढेंगे, और अगर तुम्हें वो मिल जाए तो डायरेक्ट अटैक मत करना, पहले दूर जाना वहां से और फ्लेयर का सिग्नल देना। और इसी के साथ वो ऑर्डर देती है कि चलो सब अपने अपने काम पे निकल पड़ो, और वो निकल पड़ते हैं। और की सेटलमेंट ढूंढते ढूंढते उनको अंधेरा हो जाता है, पर वो उन्हें मिल नहीं पाती। तो एक सोल्जर बोल पड़ता है कि मैडम हम लेट हो रहा, हमें वापस चलना चाहिए। तो इलिया भी सोचती है अब कुछ नहीं हो सकता, कल आके वापस से ढूंढेंगे। कि इतने में उन्हें एक फ्लेयर सिग्नल मिलता है, और एक नहीं, अचानक से 2 नहीं 3 नहीं 4 फ्लेयर सिग्नल डायरेक्ट मिलते हैं। इलिया भी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। फिर वो डिसाइड करती है कि हमारे सबसे नजदीक जो वेस्ट डायरेक्शन है वहां चलते हैं, और वो वहां अपना घोड़ा भगाने लगते हैं। वहां जाके वो देखते हैं तो वो नजारा देख के वो हैरान हो जाते हैं। सब सोल्जर्स की डेड बॉडी पड़ी थी, सब मरे पड़े थे। एक सोल्जर उनका ध्यान एक तरफ ले जाते हुए कहता है देखो मैडम इनके आर्मर भी बिल्कुल मेल्ट हो गए हैं, ऐसा किस चीज से मारा गया होगा उन्हें। तो इलिया सोचती है अब चलो हम साउथ की तरफ चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, और वो वहां पे फटाफट घोड़ा दौड़ाते हैं। पर वहां जाके भी वही सेम सीन था, सब सोल्जर्स मरे हुए थे। वो सोचते हैं कि चलो जल्दी से नेक्स्ट एरिया में जाते हैं, इससे पहले कुछ और अनहोनी हो। तो यूरिन उन्हें रोक देता है कि नहीं, हमें यहाँ से अब मूव नहीं करना चाहिए। इलिया हैरान होकर पूछती है क्यों? यूरिन फिर उसे समझाता है कि सारे ऑक्स बिल्कुल जाल बिछा के बैठे हुए हैं, और हमारे सोल्जर्स को वो एक एक करके हंट कर रहे हैं, तो ऐसे हमारे जीतने के कोई भी चांस नहीं है। तो हमें ये ऑपरेशन तुरंत रोक देना चाहिए, और हमें एक फ्लेयर का सिग्नल तुरंत करना चाहिए, जिससे हमारे जितने भी बचे हुए सोल्जर्स हैं वो एक जगह यहाँ पे इकट्ठे हो जाएं। एक सोल्जर चिल्ला के बोलता है चुप रहो, तुम्हें क्या पता, तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, ये सारी ट्रबल तुम्हारी वजह से ही हो रही है। तो
उसको गुस्सा आ जाता है यूरिन को और वो उस पे अपनी एक स्किल यूज करता है और वो सोल्जर बिल्कुल अनकॉन्शियस होकर नीचे घोड़े से गिर जाता है और यूरिन उसे कहता है अपनी जगह पे रहो, समझ गए, अपनी औकात में रह के मेरे से बात करो। वो सोल्जर उससे माफी मांगता है तो यूरिन इलिया से कहता है ध्यान से सोचो और अच्छे से जज करना इस सिचुएशन को। इलिया कुछ देर सोचती है और फिर कहती है हाँ, मैं सिचुएशन को कूलली हैंडल नहीं कर रही थी। और वो अपने एक सोल्जर को आदेश देती है जल्दी से ब्लू फ्लेयर का सिग्नल दो और अपनी सारी फोर्सेस को यहाँ इकट्ठा करो। ब्लैक स्मिथ तारीफ में कहता है यूरिन के, यंग मास्टर कितना अमेजिंग है, सब लोग आपकी बात सुन रहे हैं, अब सारे के सारे सोल्जर्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे जल्दी से। यूरिन कुछ सोचता है और कहता है मुझे नहीं लगता वो वापस यहाँ आ भी पाएंगे। वो ब्लैक स्मिथ कहता है क्या, क्यों? यूरिन ने ही ये स्टोरी लिखी होती है तो उसका उसे ट्विस्ट भी पता होता है, इसलिए वो इतना श्योर था। ब्लैक स्मिथ डरते हुए कहता है तो यंग मास्टर अब हम क्या करें? इतने में एक सोल्जर भागता हुआ घबराता हुआ इलिया के पास आता है और चिल्लाता है कैप्टन कैप्टन, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, वो लोग आ रहे हैं। इलिया हैरानी से कहती है क्यों, क्या हो गया? और फिर वो देखते हैं और की एक विशाल आर्मी उनके आगे खड़ी होती है। उनके नंबर्स को देख के इलिया के सोल्जर्स तक घबरा जाते हैं। वो बोलते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। इलिया फिर यूरिन को देख के बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से लगता है आज तुम भी यहाँ मारे जाओगे। वो कहता है कोई बात नहीं, हम में से कोई यहाँ नहीं मरेगा। और फिर वो आगे बढ़ता है और वो कहता है एग्नेस चलो तैयार हो जाओ, 2 दिन से हम जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसको इस्तेमाल करने का समय आ गया है। और फिर वो कहता है एग्नेस चलो ब्लैक आयरन बुलेट्स अपनी सेकेंडरी बॉडी से तैयार करो। असल में ये एक एक्सप्लोजन की गोली होती है और फिर यूरेन अपनी वो गोली फेंकता है ऑर्क्स की तरफ और वहां पे एक जोरदार धमाका होता है और ऑक्स के वहां पे चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं बिल्कुल उस धमाके से। यूरिन फिर चिल्लाता है वापस आओ ब्लैक आयरन एक्सप्लोजन, और एग्नेस की बॉडी जो सेकंड फॉर्म होती है उसकी वापस आ जाती है। ऑक्स दहाड़ के उस पर हमला करने वाले होते हैं पर वो फिर से वही गोली उन ऑक्स पे फेंकता है और एक और जोरदार धमाका होता है। इलिया आके पूछती है तुम ये क्या फेंक रहे हो उन पे? तो वो कहता है इसे कहते हैं ब्लैक आयरन एक्सप्लोजन। इसकी डिटेल्स मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी मैंने उनके नंबर्स काफी ज्यादा कम कर दिए हैं। तो इलिया को ध्यान आता है और वो अपने सोल्जर्स पे चिल्लाती है क्या कर रहे हो तुम लोग, अब हम जीत सकते हैं, चलो उन पे अटैक करो। फिर इलिया अपनी फोर्सेस के साथ ऑक्स पे टूट पड़ती है और उनके गले काटने लगती है एक एक करके। एक और डर के भाग रहा होता है पर अचानक से एक विशाल काय लाल रंग का ऑर्क उनके आगे आ जाता है और वो उस भागते ऑर्क को पकड़ता है और उसकी मुंडी क्रश कर देता है अपने हाथ से। उसका इतना बड़ा साइज देख के इलिया और उसकी सारी फोर्सेस भी हैरान थी, डर गए थे एक बार को। यूरिन सोचता है फाइनली द लेजेंडरी ऑर्क वॉरियर कुर्डा सामने आ गया है, अगर आज हमने इसे नहीं रोका तो हमारा मरना निश्चित है। वो बड़ा सा लाल ऑर्क बड़ी जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज के प्रेशर से ही इलिया और उसके सोल्जर्स थोड़े से घबरा जाते हैं और फिर वो अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड के साथ इलिया पे चार्ज कर देता है। और इलिया सोचती है कि मेरे को इसका अटैक ये अवॉइड करना होगा, पर यूरिन सही टाइम पे आता है और इलिया को वहां से खींच लेता है और बोलता है तुम क्या कर रही हो, वहां खड़े रह के देख रही हो, डॉज क्यों नहीं कर रही? इलिया देखती है उस हमले की वजह से उसके सबऑर्डिनेट्स मारे जाते हैं और वो और चिल्ला रहा होता है "ह, ह।" फिर यूरेन अपना ब्लैक आयरन एक्सप्लोजन उस पे फेंकता है और वहां पे एक धमाका होता है, पर उस ऑर्क की चमड़ी तो बिल्कुल स्टील जैसी मोटी होती है, साले को कुछ होता ही नहीं है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उसको उस एक्सप्लोजन से। यूरिन सोचता है यार ये तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा, मेरे को पता था इसकी स्टील जैसी चमड़ी है पर फिर भी एक स्क्रैच तक नहीं आया। इलिया दूसरी तरफ गुस्से में चिल्लाती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सबऑर्डिनेट्स को चोट पहुंचाने की, मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। और फिर वो अपना स्वॉर्ड ओरा जागरूक करती है
और उस ऑर्क पे चार्ज कर देती है अपनी तलवार के साथ। इलिया और ऑर्क की स्वॉर्ड के बीच में अच्छे खासे क्लैशेस हो रहे होते हैं। इलिया अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए ऑर्क को काफी ज्यादा चोटें पहुंचा रही होती है, पर उसकी वो रीजनरेट हो रही होती है। यूरिन भी सोच रहा होता है कि ये नॉवल का अर्ली स्टेज है, पर सच में स्वॉर्ड एम्प्रेस का ट्रेड काफी ज्यादा ओवरपावर्ड है कि इतने में ऑर्क भी चिल्लाता है और वो अपना ऑरा यूज करने लगता है। इलिया ये देख के हैरान हो जाती है कि एक मॉन्स्टर ऑरा यूज कर रहा है, और फिर उसी ऑरा के साथ वो इलिया पे अटैक करता है। इलिया दूर जाके गिरती है और उसकी स्वॉर्ड के भी 2 टुकड़े हो जाती है। इलिया अपने सबॉर्डिनेट से कहती है, मैं कहना तो नहीं चाहती पर हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, ये काफी ज्यादा ताकतवर है। कि यूरिन उनके बीच में आ जाता है और वो अपना नाइफ निकालता है और उसको देख के घू घू करता है, पर यूरिन डायरेक्ट शॉट उस नाइफ का ऑर्क पे फेंकता है। ऑर्क अपनी लंबी सी तलवार से उस नाइफ को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और वो उसे कर भी लेता है, पर अचानक से ऑर्क के शोल्डर के पास एक धमाका होता है। ऑर्क ये देख के हैरान हो जाता है और वो भी घायल हो जाता है। यूरिन कहता है वो डायरेक्ट शॉट सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए था, वो एक फेक था। असल में मैंने तुम्हारे कमजोर हिस्से पे शॉट मारा था एक्सप्लोजन का। तुम्हारी चमड़ी बेशक स्टील की होगी, पर हर पार्ट नहीं है तुम्हारा स्टील का। और ये सुन के गुस्सा हो जाता है और वो यूरिन पे अपनी लंबी सी तलवार के साथ चार्ज कर देता है। यूरिन उसको डॉज करता है, मुश्किलों के साथ थोड़ी पर डॉज कर लेता है, और फिर से वो ऑर्क पे एक्सप्लोजन मारता है उसके वीक पॉइंट पे और कहता है, क्यों अब तुम भी पिस्ड ऑफ हो ना, पर मैं तुमसे इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जाऊंगा। और फिर वो और कुछ ब्लैक स्मिथ की तरफ नजर देखता है। यूरिन पीछे से चिल्लाता है, ए रुको, नहीं तुम वहां नहीं जाओगे। पर ऑर्क उसकी बिल्कुल नहीं सुनता और वो एक लंबी सी छलांग मारते हुए ब्लैक स्मिथ की तरफ जाता है। यूरिन सोचता है कुछ भी हो मुझे उसे बचाना पड़ेगा। फिर वो अपनी इंटरनल एनर्जी डालता है अपने स्मॉल ड्रैगन स्टेप में और बड़ी तेजी से भागता है ब्लैक स्मिथ की तरफ और उसे किसी तरह उसके हमले से बचा लेता है। इलिया भी उसकी स्पीड देख के हैरान थी कि इतनी तेज कैसे। यूरिन बोलता है, अब इसको खत्म करने का समय आ गया है। एग्नेस ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लड फ्लावर बटरफ्लाई, और फिर उसका वेपन वो तितली की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यूरिन बोलता है कि ये सिचुआन टैंक फैमिली की सबसे ताकतवर टेक्निक है, और वो अपनी सारी इंटरनल एनर्जी उस बटरफ्लाई में डालता है और वो झूमते झूमते उस ऑर्क की बॉडी से जाकर टच हो जाती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है वहां। ऑर्क के दिल में छेद हो जाता है उसकी बॉडी में और वो वहीं पड़ जाता है बिल्कुल जमीन पे। सारे लोग चीयर करने लगते हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। इलिया बोलती है, अभी मामला खत्म नहीं हुआ, वो देखो कुछ ऑक्स बाकी हैं, इनको जल्दी से खत्म करते हैं और चलते हैं यहाँ से। ब्लैक स्मिथ कहता है, यंग मास्टर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को बचा लिया। इन सब बकचोदी खत्म होने के बाद वो इलिया से पूछता है, इलिया तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? इलिया कहती है, मैं पूरी तरह से ठीक तो नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी ओ करती हूँ, तो कुछ बोलना यहाँ पे अभी ठीक नहीं होगा। तो वो कहता है, ये नेचुरल है एक दूसरे की हेल्प करना। वैसे तुमने मेरे से पूछा था ना वो क्या यूज करा था मैंने, असल में मैंने कोई स्वॉर्ड आर्ट सीखी नहीं है, मैंने हिडन वेपन सीखे हैं। वो कहती है, हिडन वेपन जैसे कि डैगर्स? वो कहता है, हाँ हिडन वेपन्स जैसे कि डैगर्स और वो जो एक्सप्लोडिंग बॉल और बटरफ्लाई तुमने देखी थी, ये सब उसमें शामिल होता है। वो कहती है, माय गुडनेस, मैंने सोचा नहीं था हिडन वेपन्स इतने ताकतवर हो सकते हैं। वो कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि ये हार्ड होगा तुम्हारे लिए भी। ये कहती है, अभी के लिए इतना ठीक है, अभी हम इस बॉस का थोबड़ा ले जाते हैं ताकि हमारे पास सबूत हो हमने इसे मारा है। और वो उस मॉन्स्टर का थोबड़ा काटती है और मैजिक बैग में डालती है और वो सब वहां से चलने के लिए तैयार होते हैं अपने घोड़े पे बैठ के। इतने में 2 सोल्जर सामने से आते हुए दिखाई देते हैं और वो कहता है, वेट कैप्टन। इलिया कहती है, मस्क तुम इतनी देर से कहाँ थे, सिग्नल दिए हुए भी काफी टाइम हो गया। वो कहता है, हम ज्यादा ही दूर निकल गए थे और रास्ते में आते हुए हमें
ऑक्स ने हम पे हमला कर दिया था, इस वजह से उनको हराते हुए हमें आने में काफी देर लग गई। इलिया कहती है अच्छा, तो बाकी सोल्जर्स का क्या हुआ, मेरे को तो सिर्फ तुम दो ही दिख रहे हो। तो वो कहता है बाकी सोल्जर्स वहां मारे गए, ऑक्स काफी ज्यादा ताकतवर थे जितना हमने सोचा था। तो वो कहती है चलो जहां उनकी लाशें हैं मेरे को वहां ले चलो। वो कहने लगता है कि अभी कुछ ज्यादा ही देर हो गई है, क्यों ना हम कल जाएं। वो कहती है नहीं, मेरे को अभी के अभी ले चलो। तो वो कहता है ठीक है, और वो उसके पास आने लगता है और कहता है कि मैं आपको लोकेशन बताता हूँ कहाँ पे। इतने में वो इलिया पे एक डैगर के साथ हमला करने वाला होता है कि यूरेन अपना एक डैगर फेंकता है और उसका हाथ ही काट देता है। वो घोड़े से नीचे गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। यूरिन कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं, तुम बोल रहे तुम्हारी ऑक्स के साथ एक काफी तगड़ी लड़ाई हुई, पर तुम्हारी बॉडी पे तो ऑक्स का कोई हरा खून तक नहीं दिख रहा, सिर्फ ह्यूमन का जो लाल खून है वो दिख रहा है, तुम जरूर ऑक्स के साथ मिले होगे। वो कहता है तुम्हें कैसे पता। इलिया कहती है अच्छा। वो कहता है कैप्टन रुको रुको मेरी बात सुनो, मैं बहुत अच्छा हूं, मेरी फैमिली मैरिड। वो कहता ही है पर इलिया उस अपनी तलवार निकालती है और उसको वहीं खत्म कर देती है और कहती है ये जो बचा हुआ है इसको पकड़ो और बंदी बनाओ इसे। फिर अगले दिन हम देखते हैं यूरिन मस्त पलंग तोड़ के सो रहा होता है। वो ब्लैक स्मिथ गिरानॉक्स आता है और उस उठाते हुए कहता है यंग मास्टर उठ जाओ, अब लंच टाइम हो गया है और लेडी इलिया भी आपसे मिलने आई है। और इलिया अंदर बिल्कुल सज के आती है, खूबसूरत लगते हुए कहती है यूरिन क्या तुम अच्छे से सोए। वो हैरान हो जाता है हैं? वो कहता है ये तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। इलिया कहती है यूरिन चलो मेरे घर चलो। वो कहता है क्या। वो कहती है मेरे पापा ने कहा है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने साथ लेके आऊं, थोड़ा सा शर्माते हुए, तो तुम चलोगे ना। तो वो कहता है हाँ चलो मैं चलता हूं। तो वो कहती है मैं बाहर इंतजार करती हूँ, तुम तैयार होके आ जाओ। यूरिन अपनी क्रिएटर साई से देखता है कि इलिया का अफेक्शन उसकी तरफ अब 45 फेवरेबल हो गया है। वो कहता है एक बार मदद से ही इतना ज्यादा अफेक्शन बढ़ गया। बाहर हॉलवे में इलिया उसका इंतजार कर रही होती है और वो कहता है मैंने तुम्हें ज्यादा देर इंतजार तो नहीं कराया ना, तो चलो अब चलते हैं। इतने में नीचे से पब्लिक का शोर आ रहा होता है और वो चिल्लाने लगते हैं आयरन ब्लड नाइट इलिया जिसने ऑर्क वॉरियर से अकेले लड़ी थी, हुर्रे हुर्रे लॉन्ग लिव इलिया। और इतने में लोगों की नजर यूरिन पे पड़ती है और वो उसको देख के चिल्लाने लगते हैं स्टील में यूरिन तुम कितने हैंडसम हो ये। वो सोच के हैरान हो जाता है कि मैं स्टील नाइट कब से बन गया रे, ये क्या चक्कर है। तो इलिया कहती है यूरिन मैं तुम्हें दोबारा कहूंगी, तुमने मेरी जान 2 बार बचाई, शुक्रिया। वो कहता है ये तो एक नेचुरल थिंग थी, मेरे को तुम्हें बचाना ही था, ऑब्वियस सी बात है। वो कहती है सुबह होते ही मैं सोल्जर्स के साथ गई थी बाकी जो वहां सोल्जर्स मर गए थे उनकी डेड बॉडी कलेक्ट करने उस टेरिबल बैटलफील्ड से। ये बहुत ही दिल तोड़ने वाली बात थी और इससे मैं एक बात सीखी कि अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैं भी उनकी तरह वहां पड़ी होती, तो शुक्रिया। अब मैं बिल्कुल हार्डर मेहनत से ट्रेन करूंगी और बहुत ज्यादा ताकतवर बनूंगी ताकि मैं सबको बचा सकूं और कभी भी हारू ना। और यही सब बातें करते करते वो मैजिक सर्कल के पास आ जाते हैं जहाँ पे मेजिस खड़े होते हैं और वो उसके बीच आते हैं। तो मेजिस अपना जादू मंत्र पढ़ के उनको डायरेक्ट इलिया की टेरिटरी में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। और इलिया कहती है काफी टाइम हो गया तुम यहाँ आए हुए, तुम्हारा स्वागत है, तो चलो चलते हैं। तैयार होते हुए यूरेन सोच रहा होता है अब मेरे को बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। और ये वही सीन है जब प्रोटैगनिस्ट उससे मिला था, पर अब मेरी बारी है और आखिरकार मैं बढ़िया नोबल लाइक खाना खा पाऊंगा, वो बेकार सा सूप नहीं पीना पड़ेगा। और फिर वो मार्क्यूस को पास जाता है, उसे ग्रीट करता है और वो कहता है मार्क्यूस ज्यादा फॉर्मल मत हो, बस यहाँ आराम से बैठो। और वैसे मैं तुम्हें शुक्रिया अदा कहना चाहूंगा क्योंकि तुम्हारी फियांसे से पहले ये मेरी डॉटर है, तुमने मेरी बेटी को जान बचाई है इलिया की, उसके लिए शुक्रिया। वो कहता है नहीं नहीं, ये तो एक नेचुरली थिंग थी जो मैंने कही थी। इतने में उसका खाना आ जाता है और वो जैसे ही ओपन होता है उसका मुंह बन जाता है।
वो कहते हैं यह है मार्क्यूस फैमिली स्टाइल टायरन सूप। ये तुम्हारे जो रॉक्स फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है उससे मिलता जुलता है। हमारी मार्क्यूस फैमिली का भी यही ट्रेडिशन है, जैसे ही लड़के आओ ये खाना तो बढ़िया से खाना। वो मुंह बनाते हुए वो खाना खाने लगता है, वो बोलता है ये सूप माई एस छी। मार्क्यूस फिर पूछते हैं तो शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कहता है क्या? तो मार्क्यूस कहते हैं अरे मेरी बेटी इलिया के साथ। तो इलिया थोड़ा सा शर्माते हुए कहती है डैड। वो सोचता है ये कहीं मेरे को टेस्ट तो नहीं कर रहे, और वो क्रिएटर साइज से फिर वो देखता है कि -10 है उसका अफेक्शन, तो थोड़ा सा वीक डिसलाइक है। तो वो कहता है मैं शादी करना चाहता हूं तुरंत। तो इलिया शर्माते हुए कहती है ओ रुको। वो फिर आगे कहता है पर मैं अभी तक अपनी फैमिली का उत्तराधिकारी भी नहीं बना, और वहां से मेरे को कोल्ड शेयर वगैरह मिल रहे हैं, क्योंकि मैं जो पास्ट स्काउंडल वगैरह था थोड़े टाइम पहले, तो सबसे पहले मैं इलिया के लिए एक वर्दी मैन बनना चाहूंगा पहले, और उत्तराधिकारी बनूंगा, उसके बाद मैं इलिया का हाथ लूंगा। इलिया शर्माते हुए कहती है यूरिन। मार्क्यूस पूछते हैं क्या ये पॉसिबल है? मैंने सुना है तुम्हारे भाई जो हैं वो काफी ज्यादा जीनियस हैं। वो कहता है बिल्कुल। मार्क्यूस हंसते हुए कहता है मैंने जैसे सुना था तुम बिल्कुल सही में बदल गए हो, बढ़िया है, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। और हाँ, थोड़ी देर पहले वो विलिंगटन फैमिली से कॉल आया था तुम्हारे लिए। वो कहता है क्या? वो कहते हैं कि तुम्हारी जो खबर है वो रॉक्स फैमिली तक पहुंच गई है, इसलिए लगता है किसी ने कम्युनिकेशन मैजिक से उन तक खबरें पहुंचा दी होगी। तो वो कहता है फादर ने क्या कहा? तो वो कहते हैं मार्कुस कि उन्होंने कहा कि तुम जल्दी से जल्दी उनको कांटेक्ट करो, तो मैं तुम्हें कम्युनिकेशन रूम तक पहुंचा दूंगा, खाना खाओ आराम से। वो कहता है थैंक यू। इलिया शर्माते हुए खाना खा रही होती है दूसरी तरफ, और फिर वो कम्युनिकेशन रूम में आते हैं और वहाँ वो रॉक्स फैमिली के साथ कनेक्ट होते हैं, और वहाँ पे बिल्कुल एक स्क्रीन सी आ जाती है जहाँ से उसका फादर चिल्लाता है यूरिन। वो सोचता है ये तो बिल्कुल एक प्रोजेक्टर लग रहा है वीडियो कॉल का। वो कहता है फादर कैसे हो? वो चिल्लाते हैं यूरिन यू रास्कल। वो कहता है फादर फादर सॉरी सॉरी। फिर वो पूछते हैं तेरे को कहीं चोट वोट तो नहीं लगी, ठीक है ना? वो कहता है हाँ फादर मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसके फादर पूछते हैं तू वैसे वापस कब आ रहा है? तो वो कहता है 2 दिन बाद। तो वो कहता है ठीक है, साथ आते आते ना अपने भाइयों को भी साथ ले आइयो। वो कहता है क्या? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मार्क्यूस यूरिन से कहते हैं तुम इतनी जल्दी जा रहे हो, वो भी कल ही? मेरे को तो लगा था तुम यहाँ कुछ दिन रुकोगे, वैसे भी तुम्हें यहाँ आए हुए काफी वक्त हो गया है। तो वो कहता है मैं आपका इसके लिए शुक्रगुजार हूँ, पर मेरे पापा ने मेरे को ना कुछ जरूरी काम करने के लिए दिया है, तो मेरे को जाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं ये सच में यार बड़ा बदनसीबी है हमारी, मैं तुम्हारे लिए रैप मैजिक का बंदोबस्त कर दूंगा जिससे तुम जल्दी पहुंच पाओ। वो कहता है नहीं नहीं, मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूँ इस चीज के लिए, पर मुझे इसके लिए मना करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक ऐसी स्टेज पर हूँ जहां मुझको अपनी ताकत बढ़ानी है ट्रेनिंग के जरिए, तो मैं ऐसे रैप में से जाऊं तो ये अच्छा नहीं रहेगा। तो मार्क्यूस कहते हैं ओहो, तो तुम सच में काफी बदल गए हो, तुम बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन हो गए हो, मैं देखना चाहूंगा तुम फ्यूचर में कितने ज्यादा ताकतवर बनते हो। तो वो कहता है शुक्रिया मार्क्यूस। इलिया भी उसको देख के खुश हो रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों ब्लैकस्मिथ और यूरिन निकल रहे होते हैं, और ब्लैकस्मिथ उससे कहता है कि मास्टर कैपिटल का रास्ता तो इस तरफ से, आप दूसरी डायरेक्शन में कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहता है कैपिटल जाने से पहले मेरे को कहीं और रुकना है। वो पहाड़ देख रहे हो ना हमारे सामने? वो कहता है वही वो ड्रैगन लायर? वो बोलता है हाँ मेरे को वहीं जाना है। वो कहता है मास्टर क्या आप भी वहां जाके कोई विश करना चाह रहे हो क्या? बोलता नहीं, मैं वहां एक खजाना ढूंढने जा रहा हूँ ही। और फिर वो चलते चलते उस पहाड़ पे आ जाते हैं। पहाड़ पे पहुंच के वो सबसे बच बचा के छुप छुपा के एक अलग से कोने में जाते हैं, और वो ब्लैकस्मिथ को कहता है तुम चुपचाप मेरा पीछा करो। और वहां पे वो जाके यूरिन को वही निशान मिल जाता है जो उसने बनाया होता है, और फिर वो इधर उधर देखता है कि कोई है तो नहीं, और फिर वो उस निशान को पकड़ता है और वहां से वो हैंडल की तरह उसे खींचता है, और वहां एक पहाड़ के बीच में गुफा का दरवाजा सा खुल जाता है। ब्लैकस्मिथ देख के ये हैरान हो जाता है, और वो दोनों अंदर चल पड़ते हैं।
अंदर पहुंच के ब्लैक स्मिथ कहता है यार यहाँ तो बहुत सारी रोशनी है, मेरे को लगा यहाँ अंधेरा होगा। और फिर उसकी नजर एक जेमस्टोन पे पड़ती है, वो उसे उठाने जाता है। यूरिन कहता है उसे हाथ मत लगाना, उसको हाथ लगाओगे तो ट्रैप ट्रिगर हो जाएगा। वो कहता है कैसा ट्रैप? वो कहता है कि ऐसा कि हो सकता है कि यहाँ पे एक फायर जल जाए और पूरे की पूरी ये जगह आग से गिर जाए, और यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप्स हैं, तो तुम बिल्कुल मेरे पीछे रहना। ब्लैक स्मिथ डर के कहता है हाँ हाँ जरूर यंग मास्टर, मैं आपके पीछे ही रहूंगा। फिर वो आगे चलते चलते उनको वो एक अजीब सी कबर सी दिखती है, मतलब वो एक स्टोन सा पड़ा होता है जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। और वो कहता है पर यहाँ ब्लैक स्मिथ की यहाँ तो कुछ नहीं है। वो कहता है तुम्हें क्या पता है इसके पीछे क्या है। और फिर वो नीचे से एक लिवर पुल करता है और वहां से बहुत सारा सोना निकल पड़ता है। यूरिन के लिए सोने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ना वहां पे एक पिल थी, और वो थी वॉरियर जेड की एक रीबर्थ पिल। इससे वो जल्दी से जल्दी ताकतवर बन पाएगा। फिर उसे कहता है जल्दी से सोना मैजिक पाउच में डालो और हम यहाँ से चलते हैं। वो ब्लैक स्मिथ पूछता है कहाँ जाना है? वो कहता है मैजिक टावर में, जहां से हम रैप गेट यूज कर सके। इतने में उसकी नजर एक कैरेक्टर पे पड़ती है और वो आइस ऑफ क्रिएटर से देखता है। वो बोलता है ये लड़की, इसको तो बहुत लेटर पार्ट ऑफ नोवेल में आना था, ये अभी क्या कर रही है? वो उसको देख के थोड़ा सा डरा होता है क्योंकि उसका ऑरा काफी ज्यादा ताकतवर होता है। वो कहता है कुछ भी हो मेरे को यहाँ से फटाफट निकलना पड़ेगा, अभी मेरे को इसकी नजरों में नहीं आना। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाले आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा। मैं थोड़े वीडियोस के और लिंक डाल रहा हूँ दोस्तों, उनको भी देखे सपोर्ट करिए यार।